सवाल कभी भी गलत नहीं होता है। और कह रहे थे कि सवाल जेन्युइन पूछे, सवाल अगले का तो उतना ही है, उससे आगे आगे ने सोचना ही नहीं, तो उसकी तरफ से तो जेन्युइन ही है। ये तो हमें देखना है कि वो सवाल जो है वो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है कि नहीं करता है। हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं आपके प्रति कि आपके दिलो दिमाग में उठ रही शंकाओं को हम अपने स्तर पर समझ सकें और फिर हम बता सकें कि आप जिस एंगल से सोचते हैं उसमें और हमारी दृष्टिकोण में अंतर है या वो एक ही है। कारण ये है कि हम लोग लंबा तभी चल पाएंगे जब आपकी सोच और हमारी सोच एक जैसी हो जाए। उस सोच पर ही काम करने के लिए ये ट्रेनिंग रखी हुई है कि पहले हम 2-3 दिन में आपको इस सोच पर ले आए कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। जितनी भी बातें हमने की हैं पिछले 2 दिन में, उन 2 दिनों की यात्रा में मुझे नहीं लगता कि किसी भी साथी को ये बातें बहुत सारी हैं, जो कुछ तथ्य है, कुछ आंकड़े होते हैं जो नहीं मालूम होते हम लोगों को, लेकिन जैसे समाज बर्बाद हुआ है इन सब चीज़ों का तो अलग अलग तरीके से हमको पता ही था। उनको एक मतलब एक तरह से एक माला में पिरोना या एक तस्वीर में अलग अलग हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर खड़ा करना, सिर्फ ये काम हम लोगों ने किया है। तो हम आपको ये बता रहे हैं बेसिकली, ये सब बता करके हम ये जता रहे हैं आपको कि हम ऐसा सोचते हैं समाज के इन अंगों के बारे में जिनके विषय में चर्चा की गई, और हम इसमें बदलाव चाहते हैं। बेसिकली वो बदलाव को हमने नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन का, क्योंकि व्यवस्था से केवल व्यवस्था लड़ सकती है, व्यवस्था से व्यक्ति नहीं लड़ सकता। तो हम अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आगे बढ़ेंगे, एक संगठन के तौर पे जब जनता सरकार मोर्चा आगे बढ़ेगा, ये व्यवस्था से नहीं लड़ पाएगा कभी भी। ना हम में से कोई एक व्यक्ति लड़ पाएगा, ना हम संगठित होकर लड़ पाएंगे, क्योंकि वो व्यवस्था है, हम व्यक्ति हैं, या हम संगठन है, वो अलग है, अलग चीजें हैं। तो उनकी व्यवस्था से लड़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि हमें अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और हमारी व्यवस्था में अगर सुख ज्यादा होगा, हमारी व्यवस्था में अगर संपन्नता ज्यादा होगी, हमारी व्यवस्था में खुशी ज्यादा होगी, हमारी व्यवस्था में अगर हमारे जो व्यक्ति है, जो साथी है, उसकी निश्चिंतता ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली लोग हमारी व्यवस्था में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वो जो अपनी व्यवस्था बनाए बैठे उनकी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। एक सिंपल सी बात है, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, जब तक एक शिकायत नहीं करेगा तब तक थाने का कोई काम नहीं, तब तक पुलिस का कोई काम नहीं है। पुलिस सिर्फ तब काम कर सकती है जब उनमें से कोई एक शिकायत करे या कोई थर्ड पर्सन शिकायत करे। जब शिकायत का निपटारे के लिए हम लोग पुलिस के पास जाते हैं और शिकायत के निपटारे के लिए हम अपने गांव की पंचायत पर निर्भर करते हैं, जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो हम पुलिस के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। और अगर हमारी पंचायती व्यवस्था अगर बढ़िया काम करती है और न्याय देने का काम करती है, तो हम कोर्ट में लाखों रुपया क्यों फूकेंगे? फिर हम अपने गांव की पंचायती व्यवस्था में अपना निपटारा नहीं करवा लेंगे क्या? तो किसी व्यक्ति के लिए अगर पुलिस के पास जाना हानिकारक लगता है दोनों पार्टियों को, और पंचायत में लाभकारी लगता है, तो हमारी व्यवस्था में आएंगे तो पुलिस की जरूरत कहां पड़ी गांव को? फिर पुलिस की जरूरत खत्म हो गई। पुलिस की जरूरत खत्म होगी तो पुलिस की ताकत खत्म हो गई। पुलिस की ताकत खत्म हुई तो कोर्ट कचहरी की ताकत, जजों की ताकत नहीं बची कुछ भी। हमने अपने आप को नॉन जुडिशियल डिक्लेयर कर दिया। हमें सरकार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें कंपनियों की चीजों की आवश्यकता नहीं है, हमें कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं है। हम अपने गांव की व्यवस्था को अपने आप देख लेंगे। हो गई उनकी ताकत जीरो और हमारी ताकत हमारे हाथ में वापस। यही जनता सरकार मोर्चा कह रहा है पहले दिन से। मतलब ये बातें समझा करके, बता करके हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि हम इस एंगल पर कैसा सोचते हैं। तो उसमें जब आप लोग भी हमारे ही एंगल से सोचेंगे या हम सब लोग एक दिशा में सोचेंगे, तो हमारा मेरे ख्याल से आगे बढ़ना आसान होगा। और जब हम लोग एक साथ आकर के इस मुहिम में एक दूसरे का हाथ बटाएंगे,
तो लड़ाई मतलब कौन सी है कैसी है सबको समझ आ जाएगा, समझ आया बात खत्म, क्योंकि समझ ही समाधान है, सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पहला साथी का मैसेज है कि वो 13 फैमिलीज में 2 का ही जिक्र हुआ है, 11 फैमिलीज के बारे में बताइए। ये कोई बड़ा मतलब सवाल नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो आपका काम रह जाएगा। आप क्या करेंगे फिर, मतलब सारा काम हम ही करेंगे तो? अरे आपके पास इतने सारे सर्च इंजन है, मोबाइल हाथ में है, ढूंढिए 13 फैमिलीज कौन सी कंट्रोल करती हैं, आपको पता चलेगा। रेनॉल्ड का पेन यूज करते हो वो भी एक फैमिली है, आपको पता लगेगा जेपी मॉर्गन जो काम करता है वो भी एक फैमिली है, वॉलमार्ट जिसका है वो भी एक फैमिली है। फिर दून फैमिलीज का काम क्या है, फिर आप हमसे ये भी पूछोगे, फिर आप पूछोगे उनके मालिक कौन है, फिर आप ये भी पूछोगे, फिर कहोगे वो कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी पूछोगे। यही तो बीज डाला है आपके दिमाग के अंदर। तो आपको हमने ये बता दिया कि वो फैमिलीज है, आप लिखो जरा 13 फैमिलीज, सर्च कर लो एक बार सर्च इंजन पे, आपको सबकी डिटेल पता चल जाएंगी। वो तो हमने आपको सिर्फ एग्जाम्पल सैंपल के तौर पे बताया है कि आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में अगर ये सवाल उठता है तो ढूंढिए, उसको ढूंढ करके और लिस्ट बनाइए, उसका नाम लिखिए, बताइए सबको कि भाई ये फैमिलीज है यार, हमको तो मालूम ही नहीं था पहले। कर सकते हैं ये काम, तो सबको आती है अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज, उसमें भेज दीजिए। अब अगला सवाल है कि स्कूल सिस्टम का गांव में विकल्प कैसे तैयार करें, और जेएसएम से जो लोग काम करना चाहते हैं उसका टैलेंट किस पे है पता चले तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या होता है, हम जो काम कर रहे हैं इसमें टैलेंट क्या है, अगर ये आपको पता करना है तो इसके लिए मेरी एक एजुकेशन की ट्रेनिंग है जो पहले हम स्कूलों में दिया करते थे। प्राइवेट स्कूल्स में वो पेड ट्रेनिंग होती थी। वो ट्रेनिंग मैंने फिर कुछ वक्त पहले जब हमने निडर इंडिया चैनल बनाया और जनता सरकार मोर्चा बना, जब हमने ये तय कर लिया कि अब हम उस बिजनेस में वापस नहीं जाएंगे, तो फिर हमने उसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए कि फिर हम इस नॉलेज का करेंगे क्या। पहले तो हम स्कूल में जब उसका काम करते थे तो एक एक स्कूल में ट्रेनिंग हम वो देते थे, 10.5 लाख रुपया उसकी कीमत होती थी। 3 दिन की ट्रेनिंग का 10.5 लाख रुपया मैं चार्ज करता था। कोई सेमिनार करना है किसी स्कूल में 3.5-4 लाख रुपया मैं उसका लेता था। मतलब एक बार किसी के स्कूल में भी एंटर करना होता है तो भी हम उसके मतलब पूरा पैसा लेते थे। फिर किसी के बच्चे का टैलेंट पता करना है उसकी भी 1.5 लाख रुपये फीस है, मतलब अपॉइंटमेंट के चार्जेस है। तो वो सब फिर हमने इसको इस तरह से कर दिया कि जरूरत तो हर आदमी को है इसकी, इस नॉलेज की, इस टैलेंट की जरूरत। आप में से कौन है जो नहीं चाहता कि आपके बच्चे का टैलेंट बचपन से ही पता चल जाए? आप में से कौन है जो नहीं चाहता कि मेरे बारे में भी मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरा में कौन सा असली टैलेंट है? आप सब चाहते हैं इस बात को। तो फिर मेरे पास तो समय की बहुत बड़ी शॉर्टेज रहने वाली है, ये मुझे पहले से मालूम पड़ गया था। उसका कारण ये है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक बच्चे पर मैं तो किसी भी एक बच्चे पर 4, 5, 6, 7 घंटे बोल सकता हूं। तो एक बच्चे को मैं ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में 2 बच्चों को हैंडल कर सकता हूं, और हमारे यहां तो रोज एक न्यूजीलैंड पैदा होता है, ठीक है ना? मतलब एक न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन पैदा होती है, तो हम जो कर पाएंगे एज अ टीम उससे ज्यादा बच्चे रोज पैदा होते हैं। तो हम इतने बच्चों को रोज निपटाएंगे तो भी हम पूरे देश को निपटा नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो इसका एक तरीका हमने निकाला कि आप लोग वो ट्रेनिंग ले लीजिए, आप लोग उस पूरे मसले को समझ लीजिए। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है वो मैंने अपने निडर इंडिया वाला जो चैनल है उसके ऊपर डाला हुआ है। आप निडर इंडिया चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां वो जो ऑप्शंस आते हैं उनमें एक प्ले लिस्ट एक ऑप्शन आता है। उस प्ले लिस्ट में सबसे नीचे वाली प्ले लिस्ट है, वो प्ले लिस्ट आपको सुननी है। सुन के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स मतलब लिखने हैं। एक तो जो मैं बोल रहा हूं उस ट्रेनिंग के दौरान, एक तो वो भी पूरी बात लिखनी है आपको अपनी कॉपी पर, और दूसरा उसमें जैसे कई बार क्या होता है मैं किसी बच्चे का जिक्र कर रहा हूं उसमें या किसी व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं, तो वो जिक्र अगर आपको लगे कि आपके परिवार में या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया था तो आप उसका जिक्र भी उसमें कर सकते हैं। वो आप ब्लैक पेन से करेंगे
और कहीं पर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उससे अलग आपके विचार हैं, उससे भिन्न है, उससे कॉन्ट्राडिक्शन में है, उससे विरोधाभास में है आपके विचार, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि वो लाल पेन से लिखिए विरोधाभास और अपने सवाल। वो सब लिखने के बाद में आप उसके नोट्स बनाएंगे। हर एक पेज के ऊपर आप अपना नाम और मेरा नाम, कि एज अ ट्रेनर मेरा नाम हो गया, ट्रेनी के तौर पे आपका हो गया, पेज नंबर और ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट के वो नोट्स हैं वो लिखिए, और वो सारे के सारे आप मेरी ईमेल आईडी पर भेज देंगे। मेरी ईमेल आईडी है dkbalhara@gmail.com। तो आप जब इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे मेरे चैनल पर नीडर इंडिया पर, तो भी आप नोट कर सकते हैं ये चीज़ें, और अदरवाइज आप अभी भी नोट कर सकते हैं। तो उस चैनल पर भेजिए। फिर उसके बाद में हम एक फाइनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, आपको बच्चों का टैलेंट रिकॉग्नाइज करने की पूरी प्रोसेस समझाएंगे। तो आप अपने गाँव में, उस पर इसमें एक सवाल ये भी है कि स्कूल सिस्टम गाँव में कैसे चालू करें। तब तक आप अपने गाँव को तैयार करना शुरू कीजिए, गाँव के लोगों से बात करना शुरू कीजिए। गाँव के लोगों को इस बात की ज़रूरत महसूस होगी, उनको बताइए कि हमारे पास एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम अपने गांव का एजुकेशन सिस्टम, अपनी शिक्षा प्रणाली ऐसी बना सकते हैं कि गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर गांव के हर बच्चे को रोजगार देने वाली शिक्षा मिलती हो तो कौन इस अंग्रेजी सिस्टम में घुसना चाहेगा भैया? आप बताइए। हो गई उनकी व्यवस्था ध्वस्त अपने आप ही ना। मतलब हमारे को गांव में अपनी शिक्षा मिल गई कि झारखंड के इस गांव में, ये गांव शहर के नजदीक है तो इसके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, ये गांव शहर के इतनी दूर है, ये गांव के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इस गांव के पास अपना मतलब कौन सी चीज ज्यादा है अबंडेंस में, और उसके हिसाब से 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम हमने अपना तैयार कर लिया। फिर उसके बाद गांव को उसके लिए तैयार करना पहला काम है। वही बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बदलाव के लिए पहले सोच में बदलाव होगा, और सोच में बदलाव करने के लिए आपको बहुत बोलना पड़ेगा, मतलब आपको लगातार बोलना पड़ेगा। आप सोचिए जैसे नर्सरी को पढ़ाने वाला जो बच्चा, जो टीचर होता है, मतलब प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाने वाला जो टीचर है, उसका क्या होता है कि हर साल नए बच्चे आते हैं, हर साल वो A फॉर एप्पल, B फॉर बस, अनार, आम वही पढ़ाता रहता है। तो उसको वही करना, उसको तो उसने तो अपनी जिंदगी में कब सीख लिए थे ना, लेकिन वो फिर सिखा रहा है। तो बेसिकली जब आप अपने गांव के लोगों को समझाने लगेंगे, जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा आपको फिर वही बातें शुरू से लेकर आखिर तक बतानी पड़ेंगी। जैसे हम 3 दिन बोल रहे हैं तो हम तो ये बातें जानते हैं जो आपको बोल रहे हैं, यही हम पिछली ट्रेनिंग में बोले, यही हम उससे पहले वाले में 24वीं ट्रेनिंग अगर हमारी हो गई है, 24वीं है ना अपनी है, अब 24 ट्रेनिंग्स में हम लोग यही बोल रहे हैं। गांव में गांव जाते हैं, गांव में भी यही बोलते हैं। दूसरी तो हम लोग यही इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें लगातार इतना बोलना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव आना शुरू होगा। फिर वो आपके ऊपर हंसेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ये अंग्रेजी बिना काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर बिना काम नहीं चलेगा, मोबाइल बिना काम नहीं चलेगा, बिजली बिना काम थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी पागल की तरह कि वो आपको ऐसा बोलेंगे। मतलब फिर आप उसको अपने अमली जामा पहनाएंगे, कितना प्रैक्टिकली संभव है कितना नहीं है उसके ऊपर देखेंगे, और फिर धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगेगा जो आप बता रहे हैं। मान लीजिए वो आपको बात से पूरी तरह सहमत भी नहीं होते हैं, और आपने बता दिया है कि सरकार इस तरह से आपके अनाज को, पानी को, जीवन को इस तरह कंट्रोल करने का प्लान कर रही है। ये सब बताते बताते आपको वो झुठलाने की कोशिश करते हैं और आपकी बात को मानते नहीं है। यकीन मानिए, वो आपकी बात को माने या ना माने, आपने अगर उनके दिमाग में बीज डाल दिया है बात का तो उनको समझ में आएगा। यहां बीज अगर कोई डल जाए और वो आज नहीं उग रहा है, इसका यह मतलब नहीं है वो कभी नहीं उगेगा। जिस दिन उस बीज के उगने के लिए संभावित जो उसके लिए आवश्यक जितनी भी परिस्थितियां हैं, जिस दिन वो परिस्थितियां बनेंगी, वो बीज अपने आप, मतलब पत्थर को भी तोड़ करके निकलेगा बाहर। आप ये समझ लीजिए कि आपका किया हुआ वेस्ट नहीं जा रहा है, वो बीज अंदर उसके दिमाग में पड़ा है। जब भी वो इस हालात को देखेगा वो इस नजर से देखना शुरू कर देगा, और एक दिन बदलाव जिस दिन शुरू होगा उस दिन वो आपके साथ आएगा। तब तक आपको सब्र रखना है कि नहीं मालूम कितने दिन लगेंगे इसको व्यवस्था को बदलने में, बनने में, या जो आप बात कह रहे हो इसको सच इसका होने में, तो उस तक सब्र आपको रखना है। तब तक आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने बच्चों को बदलिए, अपने परिवार को, और फिर देखिए कि धीरे धीरे बदलाव अपने आप पूरे गांव में। क्योंकि अच्छी चीज का जो प्रचार प्रसार है ना, वो बहुत स्लो होता है, बुरी चीज का बहुत जल्दी होता है। तो आप
जिस काम पे लगे हैं ये सबसे बेहतर काम है समाज के लिए, तो इसका जब आप चलोगे तो विरोध बहुत होगा। क्योंकि जैसे ही वो कोई व्यक्ति आपको मानेगा ना, आप सोचिए आपने सरकार को, मोतीलाल को आपने अपना आराध्य मान लिया। मान लो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मोतीलाल को पूजा करता हो, वो तो घर में मंदिर बनाने की सोच रहा था, आपने उसको अडानी का पालतू कुत्ता बोल दिया, गड़बड़ हो गई। अब तो अब वो कैसे मान लेगा पहले दिन में कि देवेंद्र जो बोल रहा है वो कितना सच है? क्योंकि उसने तो पिछले यार 10 साल से मैं इसकी पूजा कर रहा हूं, इस आदमी की, सारे गांवों को मैंने एस्टेसी करके रखी हुई है, सबको गालियां देता हूं मैं उसके नाम पर, सबको कहता हूं कि तुम लोग देशद्रोही हो क्योंकि तुम मोतीलाल का विरोध करते हो। तो अब वो व्यक्ति इतनी आसानी से, अगर उसने मान लिया कि मैं सच हूं और वो झूठ था, तो वो ये सोचेगा 10 साल से मेरा बेवकूफ बनाया रहा था इसका मतलब तो ये पॉलिटिकल पार्टियां, और वो ऐसे चुपचाप आसानी से इतनी जल्दी एक्सेप्ट थोड़ी करता है कोई कि मैं बेवकूफ हूं या मेरे को बना दिया गया। तो उसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा और वो समय आने पर आ जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि उसके दिमाग में वो बीज डल चुका है कि अब वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए ऑलरेडी तैयार है। सो मानने में उनको वक्त लगेगा, गांव वाले जान जाएंगे, आपकी बात को समझ जाएंगे, लेकिन वो मानेंगे तब जब उनको संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, जब उनको ये लगेगा कि इस तरह की बात करने वाला अभी अकेला नहीं रहा, अब तो सोशल मीडिया पर भी खूब लोग बोलते हैं, अब तो और लोग भी बोलने लगे हैं, दूसरे गांव में भी चर्चा होने लगी, तीसरे में भी होने लगी, वहां भी लोग ऐसा करने लगे, वहां भी, तब उसकी हिम्मत बढ़ेगी, तब वो अपने आप आके कहेगा कि तुम ठीक कहते थे भैया, हमें अब व्यवस्था परिवर्तन पे बात करनी ही होगी, अब हमें व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा, तब चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि गांव में सिस्टम किस प्रकार से लड़ा जाए, ये मैंने मेरे ख्याल से जवाब दे दिया इसका। अभी आया कि बैंकिंग व्यवस्था, सरकारी पुलिसिया तंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा व्यवस्था से किस प्रकार निकला जाए और किस प्रकार अपनी व्यवस्था बनाई जाए, मेरे ख्याल इसका भी जवाब मैंने दे दिया है ना। और गांव में इस षड्यंत्र को कोई नहीं सुनता है, कहते हैं तुम ही सब जानते हो सरकार बेवकूफ है क्या, मेरे ख्याल से मैंने इस बात का भी जवाब दे दिया कि वो नहीं मानेंगे। पिरामिड में जो दिखाया गया है उससे बाहर निकलने का रास्ता बताएं, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, इसका ऊपर भी। इससे बाहर नहीं निकलना, बेसिकली आपको मतलब अपनी व्यवस्था बनाना ही इससे बाहर निकलना है, और वो मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। शहरों में सिर्फ पैसे के लिए एक दूसरे से मतलब रखा जाता है और लोग सिर्फ सामान बेचने पर ध्यान देते हैं, चाहे वो जहर ही क्यों ना बेच रहे हों। ऐसे में जब हम किसी को ये सब बातें बताएंगे तो लगता है कि मेरी दुकानदारी खराब कर देगा और लोग मुंह मोड़ लेंगे। इसका क्या समाधान है? जैसे टॉफी को खराब बताएंगे तो किराना वाले नाराज होंगे। इस पे हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था बेसिकली, और इसको आपको समझना पड़ेगा दोनों तरह से। हमारी टीम में कई लोग ऐसे हैं जो पेस्टिसाइड ही बेचते हैं, मतलब वो जहर ही बेचते हैं। वो हमारी मतलब आए तो थे वो बेचारे अपने लोन को लेकर के, मुद्दे को लेकर के, उन्होंने समझ लिया पूरा षड्यंत्र। उनमें से एक साथी मेरे पास आकर के बोला कि डॉक्टर साहब मैं ये जहर बेचने का काम करता हूँ, मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? मुझे समझ आ गया कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए, मेरी तो रोजी रोटी इससे चलती है, मेरा तो घर इससे चलता है, और मैं गांव वालों को समझाता भी हूँ, अझल में भी समझाता हूँ कि कम डाला करो, आपकी जमीन कम खराब होगी। तो मैं क्या करूं? मतलब अब मेरे लिए आप रास्ता बताइए। तो मैंने कहा देखो, अगर आप इतने सालों से सेल कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए सेल करना कुछ भी मुश्किल है। फिर आप अगर ये जहर बेच सकते हो तो फिर आप अच्छी चीजें तो बेच ही सकते हो, सीधी सी बात है। हर चीज का अल्टरनेट होता है। मतलब जैसे आपको सिर में दर्द हो गया, अब आपको सिर का दर्द जो है एक पर्टिकुलर दवाई खा करके आराम हो जाएगा, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ढूंढिए सिर में दर्द क्यों हुआ, आपको कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए। आमतौर पे सिर में दर्द होने के 2-4 ही कारण होते हैं, ज्यादा नहीं होते। उसमें पहला कारण होता है अगर आप बाइक पर ठंडी हवा में चले हो तब आपको सिर में दर्द हो जाएगा, अचानक सीधी हवा लगी हो, मतलब गर्म से निकले हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आप सुबह से खाली पेट हो और
अंदर जो है गैस बन गई है तो भी दोपहर तक आते आते आपको सिर में दर्द होने के चांसेस बनेंगे। भूख के मारे भी सिर में दर्द हो जाता है बहुत बार। कुछ उल्टा सीधा खाने से पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसकी गैस सिर तक पहुंच गई तो भी हो जाता है। सिर्फ कारण ढूंढिए। अगर आपको लगे कि आप भूख की वजह से हैं तो मतलब क्या इसका इलाज है, खा लो मतलब हो गया इलाज। मतलब आपको कारण पता चल गया, उसी टाइम आपका दिमाग काम कर गया, कारण पता चल गया तो आप उसका अल्टरनेट ढूंढ सकते हो। पेस्टिसाइड का, यूरिया डीएपी का भी अल्टरनेट अवेलेबल है और वो हमारे वैदिक परंपरा में भी अवेलेबल है और हमारे पास उसका इलाज भी है। खेती पर काम करने वाले लोगों को उनका एक एक चीज का अल्टरनेट पता है कि कौन सी दवाई, कौन से इसकी बजाय और मतलब रासायनिक की बजाय आप प्राकृतिक तरीके से कैसे दवाई बना सकते हो ये भी मालूम है। तो आप उनको दोनों अल्टरनेट बता सकते हो कि अगर आपको नाइट्रोजन फास्फोरस वाला, अगर आपको डीएपी और यूरिया चाहिए तो एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने खेत में हरा चारा और वो मतलब उसमें तिल तलान वो सब बो करके और उसके बाद वो उगा करके 2-3 महीने का वो उसी के अंदर वापस जोत दो तो उतनी नाइट्रोजन आपको, इतने कट्टे नाइट्रोजन आपको वहां से मिल जाएगी। यानी ये जो खाद है इसका अल्टरनेट वो है। तो कौन आदमी है जो घर में बिना खर्चे, अगर उसका काम चल रहा है तो वो घर पैसे दे करके खर्च करेगा। फिर जब आप बेच रहे हो, बेचने का एक ट्रेंड रहता है कि अभी नई कंपनियों ने, नए जो मॉल हैं उन मॉल वालों ने मल्टीपल चीजें बेचना शुरू किया। मतलब वो सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे हैं, वो उसी जगह पर खाने का सामान भी बेच रहे हैं, उसी जगह पर दूसरा सामान, मतलब इवन यहां तक कि स्पोर्ट्स का भी कुछ रख लेते हैं और आजकल तो किराने वाली दुकान बड़े बड़े शहरों के अंदर दारू तक रख लेते हैं, बियर की बोतल भी रख रहे हैं। मतलब जिसको जो चाहिए ले जाओ। मतलब मॉल में यही होता है, सब कुछ रखा हुआ है मॉल के अंदर। तो आपको लेने गए थे एक सामान, लेकर आओगे 4 सामान। तो जो आप सिर्फ पेस्टिसाइड बेच रहे हो, आप अगर इसी खेती से जुड़े हुए मल्टीपल चीजों को रखना शुरू करोगे तो आपका जो पेस्टिसाइड से कम होगा बिजनेस, आपका वहां से बढ़ना शुरू कर देगा। जब हमने उनको समझाया तो उनको बात समझ में आई कि यार ये प्रैक्टिकली ठीक बात आप कह रहे हैं। दूसरा, हमने गांव में किया ट्राई, जो कि पैकेट वाला जो खाना होता है वो कितना खतरनाक होता है। मैंने कुछ नहीं किया, गांव के एक दुकानदार को, मतलब 2-3 दुकानदार थे जो अपना किराने की दुकान चला रहे थे, उनको बुलाया, कुछ गांव के लोगों को बुलाया। वहां बैठ करके मैंने ये जो ब्रेड का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, आपके जितने नमकीन के पैकेट हैं, ये नमकीन के पैकेट में खाली पैकेट को लेकर के वहां पहुंच गए कि आप जो सामान बेच रहे हो इसको एक बार दिखाओ जरा। वो सामान देखो, उसके पीछे सामान के, हर सामान के पीछे लिखा होता है कि इस सामान में क्या क्या अवेलेबल है। मतलब जो नमकीन का पैकेट है मान लो, उसमें ये लिखा होगा कौन से तेल इस्तेमाल हो रखे हैं, उसमें ये लिखा होगा कौन सा आइटम है जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, आर्टिकल का उसका नंबर में लिखा होता है कि इसमें 311 है, 405 है, 1014 है, कौन सा है। और वो इस तरह से करते करते उसमें सारे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं। किसी भी बिस्किट में आप देखिए, कोई भी बिस्किट है, यहां तक कि जो कोकोनट के बिस्किट आते हैं या जो ये आलमंड वाले आते हैं, बादाम और उस पिस्ता लिखा होता है उनके ऊपर ना, लिखे होता है ना, एक कंपनी का आता है, आप उनका एक बार इंग्रेडिएंट तो चेक करिए, आपको पता चलेगा। जो बादाम वाला पैकेट है ना, जिसमें बादाम का बिस्किट है, ये लिखा होता है बाहर कि कैशू बिस्किट है, उसके अंदर काजू वाला भी आता है उसमें, उसके अंदर जो कैशू की जो अमाउंट होती है, काजू की जो अमाउंट है, वो मालूम है कितनी % होती है? कितनी होगी, अंदाजा लगाइए। काजू, वो कह रहा है कि 100 ग्राम बिस्किट में, वो काजू का बिस्किट है, वो बेच रहे हैं, ये काजू का बिस्किट है। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बिस्किट में कितने काजू, कितने % बिस्किट होना, काजू होना चाहिए? अगर काजू का बिस्कुट कह के बेच रहे हैं, कितना होना चाहिए? ये 90 बोल रहे हैं, वो 100 बोल रहे हैं। 100 तो काजू ही हो गया। 50%, 10%। उसमें जब आप इंग्रेडिएंट में देखते हो तो काजू मिलता है 0.04%। उसमें लिखा हुआ है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ढूंढिएगा आप जाकर के। और उसमें मैदा है 99%।
90% से ऊपर उसमें मैदा है। आटे के बिस्किट में मैदा है, ठीक है। बाकी बचा तेल उसके अंदर। तेल उसमें यूज होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब टॉप क्लास की जो नमकीन होती है, टॉप क्लास वाली की बात कर रहा हूं मैं, तो टॉप क्लास वाली नमकीन में, बाकी में तो कचरा ही होता है। टॉप क्लास वाली जो नमकीन है उसमें वो कॉटन सीड ऑयल यूज करते हैं। कॉटन सीड ऑयल होता है बिनोले का तेल, जो कपास में निकलता है बिनोला, उसका तेल बनता है। अब यहां तक सबको मालूम है कि उसमें बिनोले का तेल है, कपास का, उसमें कॉटन सीड ऑयल है, लेकिन यह किसी को नहीं पता। अच्छा हाँ, ये भी मालूम है, दूसरा फैक्टर एक और ये भी नहीं मालूम है किसी को कि हमारे देश में 99.9%, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं 0.1% कहीं छुपा पड़ा कोई ऐसा कोहिनूर किसान होगा जिसके पास अपना असली बीज हो कपास का। अदरवाइज हमारे देश में 99.9% जो कॉटन है वो बीटी कॉटन है। बीटी एक कीड़े का नाम है, सर्च कीजिएगा उसका भी नाम कि बीटी कॉटन किसको कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होती है, जीएम कॉटन है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये भी अब आपको मालूम पड़ गया, ये पता चल गया कि नमकीन में कॉटन सीड ऑयल है। अब ये पता चल गया कि उसमें बीटी कॉटन यूज हो रखी है, बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यहां तक भी सबको पता है। अब तीसरा नहीं पता किसी को, क्योंकि भारत में उसकी कोई रिसर्च नहीं हुई, और अगर रिसर्च हुई है तो उसको प्रचारित नहीं किया गया। विदेश में अगर रिसर्च हुई है, उस रिसर्च को अखबारों का एक कटिंग तक सीमित रख दिया गया, उसमें भी सिर्फ एलिट लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी वाले अखबार में आएगा, हिंदी वाले में नहीं आएगा। अब मैं अंग्रेजी वाले अखबार में मैंने कहीं पढ़ लिया और मैंने वो रिसर्च देख ली 2020 में। ब्राजील की सरकार ने 10 साल रिसर्च करके, 15 साल रिसर्च करके जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स के ऊपर रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि जो जानवर या जो इंसान जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाते हैं, यानी जो अभी बीटी कॉटन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो सुंदर सा टमाटर होता है लाल वाला बढ़िया सा, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो अच्छा खीरा होता है, सुंदर सा खीरा दिखता है, हरा हरा बिल्कुल एकदम एक जैसी शेप होती है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जितनी कैप्सिकम हमारे देश में अवेलेबल है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जितना भी वो शिमला मिर्च जो अवेलेबल है, जितनी भी शिमला मिर्च है, लाल है, पीली है, हरी है, वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स को खिलाया उन्होंने, सुअर को खिलाया, गाय को खिलाया, भैंस को खिलाया, घोड़े को खिलाया, इंसानों को खिलाया। तो इंसानों पे उसका यह असर हुआ, और घोड़ों पे क्या असर हुआ कि जो एनिमल कंसीव कर गए, मतलब प्रेग्नेंट हो गए, कई एनिमल्स ने तो उनको सिर्फ जीएम खिलाया, सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खिलाई उनको। तो कुछ सुअर ने, एक सुअर के ऊपर रिसर्च थी वो, कि एक भैंस ने और एक सुअर ने, दोनों ने जो बच्चा पैदा किया वो बच्चा नहीं था, वाटर बबल था खाली। मतलब 11 महीने तक पेट में रखा बच्चा, और डॉक्टर्स को लग रहा है कि अंदर वो प्रेग्नेंट है, उसका पेट फूला है, बाद में जब डिलीवर हुआ तो वाटर बलून था खाली, मतलब बच्चा था ही नहीं उसके अंदर। यहीं पर उन्होंने देखा कि कुछ जनरेशन्स ऐसी हुई, जैसे कम समय के लिए जो एनिमल होते हैं जिनका कम पीरियड रहता है, वो कंसीव ही नहीं हुआ, मतलब प्रेग्नेंट ही नहीं हुए, नए दूध ही नहीं हुआ अगला जानवर। और इंसानों में यह फर्क हुआ कि अगली जनरेशन नपुंसक और बांझ पैदा हुई। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहे हैं उनकी अगली संतानें नपुंसक और बांझ हो रही हैं। अब आप सिर्फ ये बता दो, ये सारी सच्चाई आपके सामने रख दी, गांव के जो उस दुकानदार के पड़ोसी खाने वाले जो बच्चे हैं उनके माँ बाप भी बैठे हैं वहां पर, और वो दुकानदार भी बैठा है। कौन दुकानदार ले आएगा भाई वो सामान खाने का? भाई जो चीज आपकी पूरी जनरेशन को खत्म कर रही है, इतने आईवीएफ सेंटर बढ़ रहे हैं, 70% यूथ में नपुंसकता और बांझपन आ गई है, तो क्या वो दुकानदार उसके बाद भी बेच लेगा? हमने उस दुकानदार के सामने पेशकश की, वो दुकानदार कहने लगा मैं क्या करूं, मैं तो ये खाते हैं तो हमें लाना पड़ता है, ये ना खाएंगे तो हम नहीं लाएंगे। जो चीज नहीं बिकेगी उसको दुकानदार कितनी बार ले आएगा भाई, है? और आपने बिस्किट ही खिलाना है अपने बच्चे को, आटा, दूध और घी लेकर के अपना बनाने का बेकरी नहीं चालू कर सकते क्या हम गांव में अपनी? नहीं कर सकते क्या?
हमको तेल चाहिए, बाजार से तेल लाने की बजाय, कंपनियों का रिफाइंड ऑयल लाने की बजाय हम कच्ची घानी अपने गांव में नहीं चालू कर सकते क्या? हो गया अल्टरनेट मिलना चाहिए ना उनको। तो कच्ची घानी चालू हो गई अपने गांव के अंदर, वो बन के बात। आप वो नमकीन अपने गांव में नहीं बना सकते क्या? जो कंपनी बना सकती है वो हम अपने गांव में नहीं बना सकते क्या? अगर हमारे बच्चों को खाने का इतना तगड़ा शौक है तो। लेकिन ये मालूम होगा कि ये जहर है और ये असली है, तो माँ बाप किस चीज को खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे फिर? असली को। अभी तो माँ बाप को मालूम नहीं है ना कि उसका बच्चा कुरकुरे खा रहा है, वो चिप्स खा रहा है, वो बिस्किट खा रहा है, वो नमकीन खा रहा है, उससे वो नपुंसक हो रहा है। मालूम नहीं है अभी तक। तो जिस दिन मालूम पड़ जाएगा उस दिन वो आपके गुण नहीं गाएगा क्या कि आपने बचा लिया हमारे बच्चे को बीमार होने से। आज 70% के करीब ऐसे कस्टमर्स आ रहे हैं जिनके पेट में दर्द है। उनके इलाज जब आप कराने के लिए बड़े अस्पतालों में जाते हैं और उनके सीटी स्कैन करते हैं तो 70% मरीज वो लोग हैं पेट की दर्द की शिकायत वाले, और उनकी जो बीमारियां हैं वो छोटी आंत और बड़ी आंत को लेकर के हैं, जिनके अंदर मैदा जमा हुआ है, जिनको चाउमीन खाने का, पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का शौक चढ़ा था, वो जब बड़े हुए पिछले 5-7 साल से 10 साल से खा रहे हैं, वो सारा कबाड़ उनकी आंतों में जमा हुआ पड़ा है। कब्ज उनको हुई पड़ी है, पेट दर्द 24 घंटे रहता है, सिर में दर्द 24 घंटे रहता है, घुटने खराब हो गए हैं, बीपी शुगर चालू हो गया है। तो पता चलता है कि उनके अंदर कबाड़ जमा हुआ पड़ा है। अगर ये बातें हमारे गांव के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को पता होगा तो क्या तब भी वो बेचेगा दुकानदार? अगर हम सिर्फ इतना कहेंगे दुकानदार को कि ये चीजें नहीं लाया कर, ये बेचनी नहीं है, और लड़ाई करेंगे उसके साथ, तो नहीं मानेगा वो। लेकिन जब उसको समझ आ जाएगा तो ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो अपने समाज को खराब करना चाहता है। बहुत ही रेयर ऐसा आदमी होगा, वो तो ऑलरेडी नशा बेचते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए अपने समाज को बर्बाद कर सकते हैं, उन्होंने तो दारू के ठेके भी खोल रखे हैं, उन्होंने तो चरस भी बेचने का काम किया है, वो तो कोकीन भी बेच रहे हैं, वो तो ऑलरेडी नशा चालू कर रखा उन्होंने तो। लेकिन दुकानदार जो किराने की दुकान खोल के बैठा है, वो आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए नहीं बैठा है। उसको तो पता नहीं है कि वो अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है। तो हमने दुकानदार को इतना रिक्वेस्ट किया, उसको जिसकी मैं बात बता रहा था, हमने कहा तुम्हारे जितना सामान अब दुकान में पड़ा है पैकेट वाला, वो सारा जो बच्चों के खाने का है, अदरवाइज तो आज के टाइम पे तो आप किराने की दुकान पर एक बार खड़े होइए, आप कुछ मत करिए, आप खड़े होइए और खड़े होकर के किराने की दुकान को एक बार नजर दौड़ाइए उस दुकान के अंदर। उसमें जितना पैकेट वाला खाना आता है उसमें 2 चीजों पर गौर करिए सिर्फ। पहला, ये जो खाने का पैकेट है इसमें कौन सी चीज लगी हुई है, ये किससे बनता है। आपको पता चलेगा कि किसान का गेहूं 20 रुपया किलो खरीदते हैं वो लोग, और ब्रेड का पैकेट, ब्राउन ब्रेड का पैकेट आधा किलो का 65 रुपए में मिलता है। पता है ना, 130 रुपए किलो वापस किसान खरीद रहा है उसको। फिर समझे आप बात? बिस्किट है, बिस्किट का पैकेट देखिए किस रेट बिकता है। आपका 100 ग्राम का बिस्किट मेरे ख्याल से 10 रुपए का मिलता है कि 20 रुपए का मिलता है। एक पैकेट 10 रुपए का भी मिलता है और 20 का भी मिलता है। तो आप अगर 10 रुपए वाला पैकेट लेते हो और 100 ग्राम का है तो वो आटे का बनता है, मतलब मैदे का ही बनता है, उसको बहुत महीन पीस करके। यानी कि वो मैदा बेच रहे हैं आपको 100 रुपया किलो, मिनिमम, कम से कम 100 रुपया किलो, है कि नहीं? आप नमकीन का पैकेट देखिए वो किस चीज से बनी है, वो अगर बेसन की बनी है और वो कितने ग्राम का पैकेट कितने रुपए में मिलता है, उसका किलो में हिसाब लगा के देखिए, और फिर देखिए कि किसान जो है उसको भी इसी रेट में बिकता है क्या, उसका वो चना या उसकी वो दाल जो भी बेच रहा है वो, उसकी किस रेट बिकती है। तो आपको पता चलेगा कि आपकी बर्बादी का जो खेल है वो आपको आपकी आंखों के सामने नजर आ जाएगा कि वो किसान 6 महीने अपनी दुकान, अपने खेत में काम कर रहा है, 4-4 महीने तक अपने पूरे शरीर, पूरे परिवार की हड्डी तोड़वा रहा है, और उस किसान ने तो अपनी दाल बेची तब तो उसकी 10 रुपया किलो भी नहीं बेची थी, और जब वो खरीदने जा रहा है तब वो नमकीन का पैकेट है, 100 ग्राम नमकीन का पैकेट 20 रुपए का मिलता है, वो तब 2000 रुपया करके उसको 200 रुपया किलो मिलके वापस मिल रही है उसको। नहीं समझे आप? तो आपको पता चल रहा है कि हम लोग अपनी चीज को तो सस्ते में दे रहे हैं, उसी चीज में वो लोग वैल्यू एडिशन करके पैकेट में बंद करके हमको कई गुना मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं। तो
तो हमारी मेहनत जीरो होती जा रही है इस तरह से। समझे ना आप बात? तो जब हम उस पूरे कॉन्सेप्ट पे जब हम डिटेल में चर्चा, क्योंकि ये मत सोचिए कि ये 3 दिन की जो यात्रा है इसी में आप सब सीख जाएंगे, सब समझ जाएंगे। यहां तो हम केवल बीजारोपण करने के लिए आपके बीज आए हैं कि हमने तो बातों का बीज डाला है खाली, कि एक बार उस नजर से देखना शुरू कीजिए कि दुकान में रखा हुआ खाने का हर आइटम केवल और केवल बीमार कर रहा है आपको, क्योंकि उसके ऊपर उन आइटमों में कोडिंग में कुछ आइटम के नाम लिखे होते हैं। वहां पर कोडिंग में मतलब असली में पूरा नाम नहीं देंगे वो। सर्च इंजन पे जाइए, उस आर्टिकल का नंबर लिखिए कि ये आइटम है, इस आइटम का साइड इफेक्ट बताओ क्या है, इस आइटम का नाम बताओ पहले क्या है, वो नाम बताएंगे आपको कि ये आइटम इसलिए डाली जाती है, ये आइटम क्यों डाली जाती है, सर्च करिए, पता लगेगा कि ये इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करती है, ये इसमें हार्डन करती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे 521 आर्टिकल है एक, अब कहां सुना आपने, लेकिन 521 प्रोडक्ट, तो आप आर्टिकल 520 क्यों डाला जाता है, केमिकल 521 क्यों डाला जाता है, तो पता चलेगा कि खाने की चीजों के अंदर बिस्किट वगैरह में आर्टिकल 521 या जो मटेरियल है 521 वो इसलिए डाला जाता है कि वो अंदर जाके पेट में चीजों को हार्डन कर देता है, यानी कि वो हार्ड कर देता है, यानी सख्त कर देता है, और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसको तोड़ नहीं पाता है। अभी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि जब एक केस में एडवोकेट नीलेश ओझा ने जब मुंबई हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली, पिटीशन डाली कि भाई हमारे क्लाइंट को इनकी इस इंजेक्शन ने मार दिया और इसके लिए बिल गेट्स के ऊपर और आदर पूनावाला के ऊपर केस किया जाए और भारत सरकार के ऊपर भी, और क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसका प्रचार किया था तो इसको भी पार्टी बनाया जाए। तो भारत सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, वीणा की पता नहीं क्या नाम था उसका, लेडी का IAS अफसर थी, उसने हल्फनामा दिया, उसकी तरफ से PMO ने हल्फनामा दिया, और अपने हल्फनामे में उन्होंने कहा कि हमने किसी को भी वैक्सीन लगाने के लिए फोर्स नहीं किया। उसमें लिखा हुआ है कोई लीगल फोर्स नहीं था और सबको मालूम था इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हर कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिक डोमेन में डाले हुए हैं। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जनता पढ़ी लिखी है, उसको वेबसाइट पर जाकर उसने सारे साइड इफेक्ट देख लिए थे और उसने खुद लगवाए, सब कुछ पता होते हुए। जिनको नुकसान हुआ उसके लिए हमारी सहानुभूति है, परंतु हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये हल्फनामे में लिखा। बड़ा मजा आया देख करके हम तो, कि देखो कैसे भागा हरामखोर। अभी तो बोर्ड उसी दिन, अगले ही दिन बोर्ड के ऊपर वो सारे बोर्ड दोबारा नहीं बने, वो जो लिखा हुआ था उसके अंदर, इसके अंदर मोदी जी ने फ्री वैक्सीन दी उसके लिए धन्यवाद, अगली बार नहीं बना कोई बोर्ड वाला, क्योंकि उधर कोर्ट में चला गया ना हल्फनामा। उसके बाद औकात नहीं थी उसकी कुछ भी लिखने की। अब ये जानकारी के बिना मरे ना गांव वाले, सिर्फ जानकारी नहीं थी बस। और ये जानकारी आपको मालूम पड़ने लग जाए और आपको वो रिसर्च करनी आ जाए तो मुझे लगता है हमारे कपाट खुलने शुरू करेंगे। किसी और वीडियो में मैं कोई और बात बताऊंगा, किसी और में कोई और बताऊंगा, क्योंकि सारी बातें एक बार भी ये भी नहीं पता होता मुझे, तो मैं कोई लिख के थोड़ी लाया हूँ कि ये बताना है मुझे। और फिर ऐसा लगेगा, फिर तो बोरिंग हो जाएगा सुनने वाले के लिए भी, यार पिछली वीडियो में भी ऐसे ही बोला था, अगली में भी ऐसे ही बोला था, तो सब बोरिंग सेम ही बात बोलता है, तो रहने दो, सुनना नहीं इसको। क्या पता किस वीडियो में क्या काम की बात निकल जाए। तो हम लोग बोरिंग भी रखते हैं अपनी वीडियो को, इसलिए कि हम एडिटिंग नहीं करते, उसमें कुछ देखने वाली चीज़ ना हो, सिर्फ सुनते रहो। तो हम यही कहते हैं कि मोबाइल लगा करके चालू करके छोड़ दो, कुछ ना कुछ काम की बात सुन ही लोगे थोड़ी देर में। तो इस तरह से उस गांव के उसको बेचने वाले को, दुकानदार को, पेस्टिसाइड वाले को अगर आप समझाओगे और गांव के लोगों को भी समझाओगे और तरीके से समझाओगे, तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने हाथों से अपने समाज को बर्बाद करना चाहता है। वो समझेंगे और नहीं भी समझेंगे, मेरा ये मानना है कि आपका काम बताने का है। अगला सुनता है नहीं सुनता है, वो मानता है कि नहीं मानता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है। आपने तो उसकी दुकानदारी बंद करने के लिए नहीं कहा है ना, आपने तो इसलिए कहा है कि उसका बच्चा भी तो खा रहा है उसी की दुकान से सामान लेकर के।
जो भी कैंडीज हैं, जो भी टॉफीज हैं, वो लेकर के उसका बच्चा भी तो खा रहा है। तो वो आपको ये मालूम है कि आप क्या हो, तो फिर आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, फिर किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ सच्चाई पे फोकस करिए और फालतू चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी तो थोड़े दिन पहले 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठान हुआ है मूर्ति जी का, राम जी की मूर्ति का। उसमें सीता जी को भी अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी थी। ठीक है, तो लोग तो भैया किसी को नहीं छोड़ते, लोग तो किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं, तो लगाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मेरे क्षेत्र में घुसपैठिए सबसे ज्यादा हैं और भ्रष्टाचारी भी, और हमारे लोग बेरोजगारी के मारे पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए, घुसपैठिए कोई शब्द नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं होता है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी इस धरती का मालिक नहीं है। इस धरती का तो कोई मालिक नहीं है ना हम इस धरती को लेकर पैदा हुए हैं, ना ये धरती हमारी है। हम लोग यहां रहते हैं। हमारे जन्म के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, किस देश में जन्म लेते हैं। हमारा जन्म हो गया, किसी दूसरे देश से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर आप उसे घुसपैठिया बोल रहे हो, तो हमारे भी घुसपैठिए जा रहे हैं अमेरिका में डंकी से, है ना हमारे वाले भी घुसपैठिए हैं। फिर तो हम उसको भी घुसपैठिए बोलेंगे कि कितने घुसपैठिए जा चुके हैं अमेरिका, कितने घुसपैठिए जा चुके हैं वहां पर। और वैसे किसी भी सरकार को यह हक नहीं होना चाहिए कि कोई किसी को इधर आने से रोके, जाने से रोके। जनरेशंस की एक खासियत रहती है कि ये तो अब हमने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी, समाज के रूप में बैठना बंद कर दिया। अदरवाइज समाज को मालूम होता है कि यहां पर इतनी जमीन है और यहां इतना पानी है, इतने लोगों का सर्वाइवल बड़े आराम से हो सकता है। अगर यहां हमारा सर्वाइवल नहीं होगा तो हम कहीं और जाकर के रह लेते हैं। वो लोग पलायन करना चालू रखते हैं। रही बात इसी बात में ऐड करने की, कोई भी घुसपैठ जो है वो कभी भी तंत्र की मर्जी के बिना नहीं होता है। अमेरिका अगर चाहे, एक भी इलीगल आदमी भारत छोड़कर अमेरिका में नहीं घुस पाएगा। बेवकूफ नहीं है वो लोग, पागल नहीं है कि वो अपने देश के अंदर भारतीयों को ठूंसते जा रहे हैं। उनको अपनी अर्थव्यवस्था बिठानी है। अमेरिका डूबेगा, अगर अमेरिका के बड़े बैंक डूबेंगे तो ही तो आपको अपने आईसीआईसी बैंक के डूबने का डर नहीं लगेगा ना, तभी तो आपको दुख नहीं आएगा ना। डर कह रहा हूं, दुख नहीं आएगा फिर आपको, क्योंकि जब आपको कहा कि यह षड्यंत्र है, जब पूरे देश को हमने समझाया कि यह षड्यंत्र है, तो बेवकूफ लोगों ने यह आर्गुमेंट दिया कि इटली में भी तो हो रहा है, अमेरिका में भी तो हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अरे तुम अपने गांव में चेक कर लो ना, कितना सच है जो टीवी में आया हुआ है तुम्हारे गांव में नजर नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे को? तुम अमेरिका को क्यों देख रहे हो गधो? अपने गांव को देखो ना, तुम्हारे गांव में कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, तुम्हारे गांव में कितने लोग मर रहे हैं, तुम्हारे गांव में कितना इन्फेक्शन है, उसको तो चेक कर लो। उधर नहीं देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। तो जब हमारा आरबीआई डूबेगा, हमारा एसबीआई डूबेगा और हमारा आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी और बड़े बड़े बैंक डूबेंगे, अभी डूबने वाले हैं जो कि फ्यूचर में, उससे पहले अगर जापान का बड़ा बैंक डूब जाए, अमेरिका का डूब जाए, इटली का डूब जाए, तो आपको क्या लगेगा? ठीक ही तो है, फिर सारे दुनिया में उड़ रहे हैं, हमारे में डूब के क्या फर्क पड़ता है? जबकि हम बता रहे हैं डिजाइन है भैया। अगर श्रीलंका में भूखमरी आ गई थी तो क्या हमारे देश में भूखमरी आना भी मतलब नॉर्मल है क्या? नॉर्मल नहीं है भैया, डिजाइन है। छोटे देशों पे एक्सपेरिमेंट करके उनकी खबरों को प्रचारित किया जाता है ताकि आपको अपना दर्द थोड़ा लगे। वही पेपर देने वाली बात है कि चला अमेरिका भी डूब गया, साला बाकी देखी जाए, हमारा तो नाश पहले ही हो रखा था, अमेरिका का भी हो गया, बढ़िया हो गया। ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग ना। जब नोटबंदी हुई, मैंने इस पे रिसर्च किया, नोटबंदी पर। अमीर आदमी, गरीब आदमी लाइनों में लगा है
पूरे दिन लाइन लग के उसको 4,000 रुपया मिल रहा है और वो खुश क्यों है पता है? साला बढ़िया है, BMW वाला भी लाइन में लगा दिया। नहीं था? बताओ आप, आपके गांव में चर्चा नहीं थी तो बताओ कि साला अमीरों का बढ़िया हुआ, अमीरों की लाइन में। और अमीर आदमी, अरे अमीर आदमी तो अपनी BMW में ही बैठा हुआ था, उसको कोई फर्क नहीं, उसका तो सब कुछ रिटर्न में पूरा का पूरा रजिस्टर्ड, पूरा अकाउंटेड चलता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लाइन में वो BMW खड़ी थी, वो उसका ड्राइवर आया हुआ था लेने अपने 4,000। असल में BMW वाला कोई नहीं था वहां लाइन में, BMW वाले का ड्राइवर के तो घर में खर्चा चलाना है, उसको तो अपने लेने थे 4,000, तो वो मालिक की गाड़ी लेके आया हुआ था बेचारा। हमें लग रहा था BMW वाला आया हुआ है अपने 4,000 लेने। मोतीलाल ने भी तो अपनी मां बैंक के बाहर खड़ी कर दी थी लाइन में, करी थी ना? है मतलब 4,000 रुपए के लिए। अरे हमने तो नहीं खड़ी कर अपनी मां लाइन में, उन्हें इलेक्शन में मतलब जीतने के लिए, हवा बनाने के लिए कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि अपना दर्द हमें कम महसूस होगा जब दूसरे वाले का दर्द ज्यादा होगा, तो नॉर्मलाइज लगने लगेगा। ऐसी साइकोलॉजी पे ये लोग रिसर्च करके पता लगा चुके हैं कि ये लोग इसलिए, ये तब बिल्कुल नहीं बोलेंगे अगर जो वहां पर, मतलब अमेरिका में भी अगर एक बैंक डूब जाएगा तो फिर भारत वाले अपने बैंकों के डूबने में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में एटीएम खाली हो चुके हैं तो इंडिया में एटीएम में पैसा नहीं मिलेगा तो हमें बिल्कुल खतरा नहीं है। अगर वहां जबरदस्ती आपको आधार कार्ड देने के लिए बोल रहे हैं, कितने दिन पहले, आज से 25 साल पहले हम लोगों को अमेरिका वाले आके बता रहे वहां नहीं है बैंक का कोई चक्कर है, आप टैक्सी में अपना सफर करो, आपने पैसे देने, अपना अंगूठा लगाओ, आपके खाते से अपने आप पैसे कट जाएंगे। ये वाली बातें सुनी है ना अमेरिका वालों से? तो हमें क्या लगेगा कि ये बढ़िया काम है यार, पैसे रखने ही नहीं पड़ेंगे। और डिजिटलाइजेशन अब कर रहे हैं तो हमें बढ़िया लग रहा है कि मोबाइल में बटन दबाते हैं और पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और वो इस सहूलियत का कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं ये हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम अनजान हैं आने वाले खतरे से। तो जो घुसपैठी वाली बात है उस पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, चाहे किसी शहर में झुग्गी झोपड़ियां आना हो, मुंबई है, दिल्ली है, बड़े शहर हैं, जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर में झुग्गी झोपड़ियों का आना, वहाँ पर गरीबों को बसाना, वहाँ से पलायन किए हुए दूसरे प्रदेश के लोगों को बसाना, ये वोट बैंक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये वहाँ के लीडर्स ही करते हैं और वहाँ की राजनीति ही करती है, पॉलिटिक्स ही करती है, और ऊपर से डिज़ाइन बना होता है। ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत में हो रहा है। भारत में अगर बांग्लादेश से कोई व्यक्ति आएगा तो भारत से कोई व्यक्ति दूसरे किसी देश में जाएगा, मतलब एक व्यक्ति, जितने व्यक्ति यहां आ जाएंगे उतने व्यक्ति यहां से दूर चले जाएंगे। इसका असली कारण है कि जो आदमी अपनी जड़ों को छोड़ देगा वो शरणार्थी हो जाएगा। आप इस देश के मालिक तब तक हो जब तक आप अपने गांवों में बैठे हो, जब तक आप अपने गांवों में हो ना और अपनी पुश्तैनी जमीन पर बैठे हो, तब तक आपके ऊपर सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। स्पेशली सरकार का नहीं, अंग्रेजों का, क्योंकि जो ये आईपीसी है, जितने भी ये कानून बने हुए हैं, सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, हमारे नहीं है एक भी कानून। तो ये कानून तभी तक आपके ऊपर लागू होते हैं जब आपने अपना आधार कार्ड दिया हुआ है, आपने अपने बाकी के दस्तावेज देकर खुद को सरेंडर कर लिया है, जब आपने अपने गांव को छोड़ दिया है, अपनी परंपरा को छोड़ दिया है। और ये बात उनको मालूम है कि जितनी भी लीगल भाषा है वो सारी लीगलीज में लिखी गई है, जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अंग्रेजी में होती है। और अंग्रेजी भाषा जो है, इट्स ए लैंग्वेज ऑफ स्पेल, स्पेलिंग की भाषा है। स्पेलिंग, स्पेल का मतलब होता है जादू टोना। तो अंग्रेजी जिसके घर में आई उसका घर तबाह समझो, ये उनको मालूम है। जिस देश ने अंग्रेजी को अपनाया वो तबाह हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, और ये उन सबको पता है। और ये आपके ऊपर भी लागू तब होगा जब आप अपनी घरों को छोड़ जाओगे। तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि बांग्लादेशियों के आने से आपके यहां पलायन बढ़ गया है, तो आपके यहां बेरोजगारी बढ़ी है, तो आप अपनी बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए जाओगे हरियाणा की तरफ में, मतलब कोई महाराष्ट्र चला जाएगा, कोई
मतलब बड़े शहर चला जाएगा, कोई मतलब मुंबई जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा चला जाएगा। फिर पंजाब हरियाणा वाले कोसेंगे फिर यहाँ वालों को कि इन बिहारियों ने हमारा रोजगार छीन लिया, तो फिर हम लोग फिर वहां से विदेश जाने की कोशिश करेंगे। मतलब हर कोई अपनी जड़ छोड़कर जा रहा है बेसिकली ना। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश वालों को हमारे यहां रोजगार मिल रहा है और हमारे वालों को नहीं मिल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यहां वाला बिहार का आदमी हरियाणा में जाकर के रोजगार ढूंढ रहा है, लेकिन हरियाणा का आदमी कह रहा है हमारे लिए रोजगार नहीं है, हम बाहर जाएंगे। अजीब है ना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये हमारे दिमाग में एक एवं ही छवि है बस खाली कि यहां रोजगार नहीं है, वहां रोजगार है। आप अमेरिका चले जाइए, आप जाइए अमेरिका, या अमेरिका में कोई रहता है उससे पूछिए, आपको पता चलेगा अमेरिका के लोग ये कहते हैं कि अमेरिका में रोजगार नहीं है। हमारे वालों को कैसे मिलता है यार वहां पे जाकर के? वो कैसे डॉलर्स कमा रहे हैं? उनके वालों को नहीं मिलता है, वहां पे रोजगार है नहीं, वहां बेरोजगारी भत्ता लेता है वहां का बच्चा। तो डिजाइन है ये, इसमें ना फंसिए, इस जाल में ना फंसिए। ये मतलब हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या पोहिंग्या, पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान इंडिया, इस चक्कर में फंस गए तो फिर हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। अगर जात धर्म देश की बात करेंगे, देशों की लड़ाई की, ये हमारा काम नहीं है ना, हमारा काम नहीं है। ये सरकार का काम है कि पाकिस्तान के साथ वो कैसे रिश्ते रखती है। हमको तो सिर्फ इतना पता है अगर युद्ध हुआ है तो उसमें हमारे आदमी नहीं मरने चाहिए। अगर युद्ध हुआ है तो सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर युद्ध हुआ है तो मेरे ऊपर इमरजेंसी नहीं लगेगी, सिंपल बात है। हमें सिर्फ इतना याद रखना चाहिए, अगर सरकारों को इमरजेंसी में कड़े निर्णय लेने का अधिकार हमने दे दिया तो इमरजेंसीज आती रहेंगी, ये बीमारियां आती रहेंगी ना। फिर अगर आपने लठ खाना नॉर्मल कर लिया और उनको अधिकार दे दिया कि तुम हमें लठ मार सकते हो, हमारे घरों में घुस सकते हो बीमारी के टाइम पे, तो बीमारियां लाते रहेंगे। उनको क्या लगता है? उनको टेलीविजन पे वो गेंद सी दिखानी है घूमती हुई कांटे वाली, आ गया एक और वायरस का वेरिएंट, अब की बार लाल पीला है, पिछली बार हरा था। इसलिए ये नहीं देना है, उनको अधिकार नहीं देना है। बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है भैया। असल में हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को सौंप दिया है, इनको सौंप दिया अपना सब कुछ। तो ये लोग आपको सबको, अब सबके बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे यार, सबके बच्चों को ही, मतलब वो लोग वही कहानियां, वही पोयम, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही आर्ट, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे जो उस बच्चे के काम आनी है, वो तो कभी पढ़ा ही नहीं रहे। आप अपने बच्चों को दूध दूना कहां सिखा रहे हो? आप कपड़ा बनाना कहां सिखा रहे हो? कच्ची घानी में तेल कैसे निकलता है ये कहां बता रहे हो? आप मतलब अपने काम की चीज कहां बता रहे हो उनको, है ना। हम दीवार चुनना नहीं बता रहे, हम अपने गद्दे बनाना नहीं सिखा रहे, हम अपने पारंपरिक चीजें भूल गए, हम घड़ा बनाना नहीं सिखा रहे, कोई चीज लोहे की काम करना नहीं सिखा रहे, बिजली का नहीं करना सिखा रहे। शहरों में तो ऐसे ऐसे आप मॉम्स बॉय देखोगे, मतलब मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ के लोगों को तो आप देखोगे तो वो तो हो माय गॉड ये ट्यूबलाइट खराब हो गई, वो फोन करेंगे कस्टमर केयर पे, आप हमारे बिजली खराब हो गई, आप आएंगे क्या प्लीज? वो बोलेंगे सर्विस चार्जेस लगेगा हमारा 150 रुपया सर्विस चार्ज है। सर्विस चार्ज मतलब आने का है बस खाली, चाहे कुछ भी हो रखा हो चाहे ना रहा। ओके प्लीज कम ऑन। तो 150 रुपये में आएंगे, वो 150 रुपया उसका आने का चार्ज है, 100 रुपया वो बल्ब बदलने का लेता है, 250 रुपये लेकर निकलता है। वो बेचारे को बेंच पे चढ़ के बल्ब बदलना नहीं आता। ऐसे ये मॉम्स, ये शहरों का हाल है, मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। ये जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मानव की पहली आवश्यकता शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री हो, व्यापार नहीं। हाँ, ये तो मैं आपको अपने जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्य में बता रहा हूं आपको कि हमारे उद्देश्यों में हम बोलते रहते हैं हमेशा। सबसे पहले जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों पर फैसला लेने का अधिकार वहां के जन का हो, वहां के लोगों का हो, गांव के लोगों का। वहां पर सरकार की दखलंदाजी 0 होनी चाहिए, ये हमारी पहली डिमांड है, जो हमारा पहला उद्देश्य है। ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंदर जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला वहां का आदमी लेगा। दूसरी हमारी व्यवस्था है
कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद, पूंजी और पैसा बाहर हो, इनमें पैसे का कोई रोल ही ना हो। ये हमारी 2 बड़ी मतलब उद्देश्य हैं। अगर कोई कहे मोटे तौर पर 2 लाइन में जनता सरकार मोर्चा को एक्सप्लेन करो तो ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग ऐसा व्यवस्था चाहते हैं, वो व्यवस्था लाने के लिए हमें जो करना पड़ता है, जो करना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए यहां आना पड़ रहा है। हमें नहीं मालूम ना कि झारखंड का आदमी पहले जागेगा कि छत्तीसगढ़ का पहले जागेगा कि हरियाणा का जागेगा या राजस्थान का जागेगा कि मध्य प्रदेश या हिमाचल, जो जाग जाए, हमें जो जिस गांव में चालू कर ले भैया, हमें क्या पता कौन चालू, हम कर सकते हैं अपने गांव में चालू। मुझे हाँ मैं बता रहा हूं, ये व्यवस्था लागू होगी जब पूरा गांव इस बात को समझ चुका। जैसे अभी मैंने एक प्लान किया कि क्या मैं किसी गांव में इसको शुरू करूं तो कितना टाइम लगेगा मुझे पूरे गांव को समझाने में, पूरे गांव को बात समझाने में मुश्किल से 1 महीना लगता है, मुश्किल से 1 महीना। आप इस गली में जाइए, लोगों से बात करके आइए, फिर इस गली में जाइए, बात करके आइए, फिर अगली गली में जाइए, उन सबके दिमाग में सवाल हैं, वो सवाल ले आइए अपने पास, नोट कर लीजिए कि इन सबके ये सवाल हैं। फिर अगली गली में, फिर अगली गली में, पूरे गांव की हर गली को कवर करने में महीना लगेगा नहीं, 2 बार कवर कर सकते हो आप। महिलाओं से अलग बात की जा सकती है, जेंट्स से अलग बात की जा सकती है ना, कि हमको बात क्या करनी है कि हम प्रॉब्लम का सलूशन करना चाहते हैं, आप बताइए क्या सलूशन है, आप बताइए कैसे हो, आप बताओ सलूशन कैसे हो। तो उनमें से जो लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो चुका है, सारा गांव ऐसा है, ये है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, वो पूरा नेगेटिव रहता है। ध्यान से देखोगे तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी होता है, मतलब वो नॉर्मल आदमी नहीं है। वो जो कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, वो किसी ना किसी का पालतू कुत्ता ही है, पट्टा डाला गले में। अदरवाइज जो चीज होनी चाहिए वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिना प्रयास किए कैसे आप कह सकते हो शुरू में ही, आप इतने नेगेटिव कैसे हो सकते हो। तो पूरे गांव को समझना लगेगा, पूरे गांव की फिर एक मीटिंग बुलाई जाए, मतलब ये तो हर गांव गली गली जाकर के सबको मालूम पड़ गया, उसमें ये देख लिया जाए कौन कौन है जो तैयार हैं इस व्यवस्था परिवर्तन। मान लो मैं एक गली में गया, मैंने गली के लोगों से बात करी, गली के लोगों में से ये 7 लोग थे बैठे, इनसे मैंने बात की, इनमें से 2 बोले कुछ नहीं हो सकता, इनमें से 2 बोले होना चाहिए, 2 बोले कैसे करना ये बताओ क्या करना है। तो जो क्या करना वाले हैं वो पहले नंबर के लोग हैं जिनको लेने से आपने पूछा कैसे होगा, मतलब आप उस कैटेगरी में आते हो जिनको लग रहा है कि बदलना चाहिए। तो बदलना चाहिए के लिए कैसे बदला जाए उसके लिए अब प्रयास आपने शुरू किया। तो सबसे पहले पूरे गांव में उन लोगों को ढूंढिए जो कहते हैं कि कैसे होगा, उनकी लिस्टिंग हो गई। हमें पता चला कि पूरे गांव में ऐसे 50-100 लोग हैं जिनको 50 लोग मान लेते हैं हम, 50 लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये होना भी चाहिए और हम करने को खुद इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार है। अगले ही पल उन 50 लोगों की लिस्टिंग करके उनकी मीटिंग बुला लो, खाली उनकी पहले नंबर वालों की, जो लगता है कि ये सबसे पॉजिटिव लोग थे इस बदलाव के लिए, उनकी मीटिंग बुलाओ। अब उसमें चर्चा होने दो, जैसे अभी हमारी 3 दिन की चर्चा हो रही है, लेकिन ये 3 दिन की चर्चा नहीं हो रही है, ये 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। मैं बोल रहा हूं या ये बोल रहे हैं साथी, जो यहां स्टेज पे सिर्फ स्टेज से बोला जा रहा है, अभी सिर्फ आपको दिया जा रहा है माल, आपसे तो नहीं लिया जा रहा ना कुछ भी। आप में बहुत साथी ऐसे होंगे जो ग्राउंड पर रियलिटी में काम कर रहे हैं, आपसे तो लिया ही नहीं कुछ भी हमने। तो वहां एक्चुअली ये अगले स्टेप पे होगा कि आप क्या क्या करते हैं और आपको क्या लगता है कैसे बदला जाए, हर किसी की बात को लिया जाए। और आप देखेंगे कि जो रियल में समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हर व्यक्ति के पास बदलाव का एक तरीका होता है, उसको मालूम है। किसी को, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं एजुकेशन पे काम करता हूं ना, तो मेरे को यह लगेगा कि बस शिक्षा बदल दो सब बदला जाएगा। फिर कोई व्यक्ति खेती पर काम कर रहा है, उसको लगेगा खेती ठीक कर दो, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाएगा मन, खेती ठीक हो जाएगी तो हो जाएगा। फिर एक तीसरा साथी रहता है, जब लोग बीमार ही रहेंगे तो ठीक कैसे होगा, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी इससे बात नहीं बनेगी, तो सबको हेल्दी रखना का भी जरूरी है। फिर बोलते हैं कि नहीं ये यार बड़ा पंगा डालते हैं पुलिस वाले, और ये मतलब जुडिशरी बड़ा पंगा डालते हैं, तो इसका मतलब हमारी पंचायती व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए।
फिर बात करते करते ऐसे ही आएगा तो वो कहेंगे कि यार ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में तो फिर हमारे को पॉलिसी तो वहां से बन के आती है ऊपर से। पुलिस अधिकारी जिसने कलेक्टर तहसीलदार ये सब तो नेता के चमचागिरी करते हैं, तो हमको तो राजनीति में भी सोचना पड़ेगा। मतलब आपको इन मुद्दों पर जब आप करने चलोगे ना तो आपको पता चलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, ये 5 चीजों के धुरंधर निकालने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना, मतलब क्योंकि यहीं से चलेगा। तो मेरे जैसे व्यक्ति को लगता था पहले कि मैं अगर अपनी शिक्षा व्यवस्था पे काम कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। आपको समाज का एक भी अंग छोड़ना नहीं है, तो आपको सभी समाज के अंगों पर काम करने वाले लोगों को निकालना पड़ेगा। अब यहां से अगला चैलेंज शुरू होगा, सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होगा, क्योंकि यहां 2 तरह के लोग मिलेंगे अपने को। एक वो मिलेंगे जो इस संगठन का, यानी जो इस संगठन का मतलब जो आपने पूरे गांव को इकट्ठा किया था, आपने इस समूह का फायदा उठा करके कुछ लोग अपनी दुकानदारी चलाएंगे, कुछ लोग यहां से अपनी राजनीति चलाएंगे, कुछ लोग अपना खेल, मतलब हमें शुरू में लग रहा था ये बड़ा ईमानदार आदमी है, बाद में पता चलता है यार ये तो चोर निकला, यार ये तो ऐसा निकला। यहां चैलेंज स्टार्ट होगा हमारा कि हम लोग कितनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे। कुछ लोग यहीं इसी तीसरे स्टेप पर आकर के हार जाते हैं और छोड़ देते हैं कि यार कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस आता है ना, वो रोज की जो खींचातानी होती है, कोई कहता है मेरा अखबार में नाम क्यों नहीं दिया, कोई कहता है तू पैसे खा गया, कोई कहता है तुझे इतने पैसे मिले तो तूने इतने में क्यों दिया, ठेका इतने में मिल सकता था, तो कहता था ये काम करने में ये इसमें इतना पैसा खा गया। मतलब हमारे जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में कोई आदमी पार्टिसिपेशन में था, वो सामान बाजार से लेके आ रहा था, बाजार से सामान लेकर के आया 3000 रुपए का, बता दिया 3.5 का, तो 500 रुपए खा गया, तो पता चला ये भी साला चोर निकला। मतलब ऐसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैं छोटी छोटी बात पे कह रहा हूं कि वो हमारी बजेगी, फिर हमारी लड़ाइयां, फिर हमारी पुरानी दुश्मनियां भी निकल के आएंगी कि तेरे पिताजी ने मेरे पिताजी को गाली दी थी, बेटे आज मैं तेरा बदला लूंगा। तो ऐसा करके यहां से आपको चैलेंज करना है कि यहां से अपनी एक टीम तैयार करनी होगी इस स्टेप से। और अब ये टीम अगला काम स्टेप शुरू करेगी फिर से जागरण का। यानी कि हुआ क्या कि पहले आपने जगाकर अपनी पहले लेयर की टीम तैयार कर ली, फिर ये पहले लेयर की टीम फिर वही काम करेगी जो आप कर रहे थे। क्योंकि जगाने का जो काम है ना, अवेयरनेस का जो काम है, ये सबसे पहला और सबसे लंबा और सबसे टफ काम है, सबसे लंबा चलाने का। हमारी जितनी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी परिवर्तन के जितनी कोशिशें हुई हैं, उन सारी कोशिशों में अगर बीच में कहीं कोई रुकावट आई या रुक गया या बीच में वो काम खत्म हो गया, उसका कारण सिर्फ ये हुआ कि जैसे हमारे जैसा व्यक्ति अगर कोई निकला घर से और उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, तो जैसे ही उसके सामने 5-10 हजार लोग आए, उसके अंदर का पार्लियामेंट का मेंबर जाग गया, उसके अंदर का एमएलए जाग गया कि इतने आदमी आ गए हैं, अब अपना काम हो जाएगा आराम से, और फिर अब हम लोग विधानसभा में जाकर बदलेंगे। असल में जब ये पहली लेयर जो उसने तैयार की थी ना, अगर ये पूरी तरह से तैयार हुए बिना अगर अगले कदम पे बढ़ेंगे तो नुकसान है सबसे ज्यादा। तो पहले इसको, अभी जैसे क्या है, मतलब जो साथी पहली लेयर में आए थे, अब वो जागरण चालू करें बड़े लेवल पर, इतना बोले, इतनी जगह पर बोले कि मतलब हर तरफ हमें इसी तरह के लोग बोलते हुए नजर आते रहे। ठीक है, फिर लोगों को ये लगने लगेगा यार चारों तरफ इसी बात का चर्चा है, व्यवस्था परिवर्तन का, चारों तरफ यही बात चल रही है व्यवस्था परिवर्तन की, तो अब तो लगता है हो ही जाएगा। और तब समाज के लोग आपके पास आना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, छोटी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति बड़ी चीज का हिस्सा बनना चाहता है। तो उसे लगना चाहिए कि मैं समाज में योगदान दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको समाज में जो किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करता है और उसके अंदर यह फीलिंग है कि मैं चोर हूं। उसको लगता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देकर मैं अपने देश के लिए ही काम कर रहा हूं। उसको यह फीलिंग आती है हर आदमी को। मुझे याद है वो दौर जब मैं 2011 में जब अन्ना आंदोलन था, फिर रामदेव का आंदोलन था, निर्भया पे जो
मतलब चला था, फिर दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में, उस टाइम पर हम कांग्रेस के खिलाफ कितना बोलते होते थे। और उस टाइम पर हमने मतलब ये लगता था कि कांग्रेस को भगा देंगे तो देश बचा लेंगे, यानी उस टाइम हमारा टारगेट कांग्रेस भगाना था। उस दौर में मैंने कांग्रेसियों को जो जो 40 साल पुराने कांग्रेसी थे, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस को गालियां देते हुए छोड़ा। याद है ना वो दौर, 14 का दौर, जो 14 के इलेक्शन से पहले जब लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो पुराने कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो उनको ये फील हो रहा था कि अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो देश का नुकसान हो रहा है। यानी उन्होंने देश की भलाई के लिए दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी कांग्रेस को छोड़ करके। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हर दौर में जिस दिन लोगों को समझ आ गया कि मोतीलाल भी ऊपर वालों का चेहरा है, तो जो मोतीलाल को आज सपोर्ट करके ये कह रहे हैं कि देश की हम भलाई में योगदान दे रहे हैं, उनको पता चल गया कि असल में तुम ही देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो, वो भी छोड़ देंगे इसका साथ। क्योंकि अभी वो साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम अभी देश के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं ना बेचारे को। इसी तरह से जो अगली लेयर वाला व्यक्ति आएगा, वो जो गांव का आखिरी आदमी है, जब उसके अंदर भी ये उम्मीद जगेगी कि ये जो बदलाव करने की, व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले लोग हैं, ये सही में इस तरह से काम कर रहे हैं और ये वाकई में मतलब अच्छे लोग हैं, और इन्होंने अपनी प्रेजेंस भी दर्ज कर दी है, और इन्होंने अपनी उपयोगिता भी साबित कर दी है, प्लस ये लोग टिकने वाले हैं। आप देखिए, ये हर संगठन पर लागू होती है ये बात, और हर दुकान पर लागू, दुकान कोई भी दुकान खोली उस पर भी लागू होती है। किसी बनिया के पास जाओगे, आप उससे सलाह लोगे, या कोई बनिया जब अपने बच्चे को सलाह देगा दुकान खोलने का, नया कोई बिजनेस शुरू करने का, तो बनिया हमेशा अपनी औलाद को बताता है कि 3 साल अगर तुम मार्केट में टिक गए, 3 साल का टाइम समय देता है वो हमेशा। पहले साल तुम अपने घर से खर्च करना पड़ेगा, दूसरे साल तुम दुकान से खर्चा निकाल लो, तीसरे साल अगर तुमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अब तुम्हारी दुकान को कोई खतरा नहीं है। 3 साल आपको सरवाइव करना है मार्केट के अंदर, तब जाके मार्केट में आपका नाम चमकेगा, तब आप जाकर के आपको मार्केट के अंदर ये पता चलेगा कि ये एक नई दुकान वाला आया जो टिकेगा। नहीं तो दुकान शुरू करते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो दुकान बंद हो जाती है। पहले किसी दुकानदार से सामान लाते थे, बंधा हुआ था, वो उधार भी दे देता था, नए दुकानदार के चक्कर में पुराने से उठ के नए पे आए, और नया वाला अपनी दुकान बंद कर गया, वो ऐसे खा लिया खाली। अब पुराने वाले पे जाओ तो फिर शर्म आती है, फिर नहीं तो तीसरा, ऐसे बनता है ना। तो नए दुकानदार पे बदलने से पहले आदमी सोचता है 100 बार। यहाँ तो दुकानदार बदलने पर भी इतना सोचता है, आड़ती बदलने पर भी इतना सोचता है, नहीं ना। जहां से किराने का सामान लाते हो आप वहीं से लाते हो ना। अगर कभी बाय चांस किसी दूसरे किराने की दुकान पे खड़े हुए आपने वाला पुराने वाला किराने वाला दुकानदार देख लेना, तो शर्म सी आती है कि यार इसने देख लिया मेरे को, मैं सारा सामान इसी से लाता था कि नहीं। तो वो आपको कैसे सपोर्ट कर देगा? कोई भी नया आदमी आपकी दुकान में कैसे आ जाएगा? पहले ये बता तो दो कि तुम टिकने वाले हो, और उसके लिए मिनिमम 3 साल का समय होता है। आपको 3 साल अपने विचार को स्थापित करके दिखाना होता है, 3 साल का समय लगेगा। आप में से जो पहले स्टेप पर 3 साल काम करने के लिए तैयार है ना, मतलब मैं क्या कहता हूं हमेशा कि मैं 2025 से चालू करूंगा अपना एजुकेशन वाला जो अपना प्रोग्राम है, उसको मैं 1 जनवरी 2025 से चालू करूंगा एजुकेशन वाला प्रोग्राम। तो मैंने दिसंबर 2024 गिना हुआ है कि मैं 31 दिसंबर 2024 तक जनता सरकार मोर्चा के इसी मोड में रहूंगा, क्योंकि मैंने जनवरी 2022 में हम सब लोगों ने मिलकर के जनता सरकार मोर्चा की नींव रखी थी। तो 22, 23 और 24 3 साल अपना मोर्चे का नाम अगर उतनी शिद्दत से पहले दिन में जितना जोश था, अगर हमारा 30 साल तक, अगर 3 साल तक अगर यही जोश रहता है, तो फिर मार्केट में लोग हमको समझने लग जाएंगे कि दुकान पक गई है, अब इनसे सामान लिया जा सकता है ना। उस एंगल से मैं आपको बता रहा हूं कि तब लगेगा लोगों को। तब तक बीच में 24 का चुनाव भी आ जाएगा, जो नए बीच में जो नए एमएलए पैदा होंगे, नए एमपी वाले पैदा होंगे, वो भी निकल जाएंगे तब तक अपने। तो ये मिनिमम समय है आपका, पहला स्टेप 3 साल का। जब आप इस 3 साल की यात्रा में चलेंगे,
इस यात्रा में आपको एक से एक धुरंधर मिलेंगे। फिर आपको पता चलेगा, आपको जिस जिस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी ना, आप कह रहे हो कैसे होगा, आपको जिस व्यक्ति, मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस से मैं आपको अपनी श्योरिटी से, अपनी गारंटी से बताता हूं, मुझे जब भी मोर्चे में किसी खास स्किल के आदमी की जरूरत महसूस हुई कि अब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हमारे पास, अगली मीटिंग में हमको वो आदमी आकर के अपने आप मिल रहा है। अगली मीटिंग में कि मैं ये काम करता हूं, हमें इसकी जरूरत थी भाई, ये था, ये रहा, फिट, एकदम फिट, अब इसको और इसको मिलवा दो, अगला काम आप पे कर देंगे ये लोग। यहां दिक्कत तब आती है जब हम बात करते हैं समाज के हित की और उसमें अपना स्वार्थ घुसा लेते हैं। यहां बस सबसे बड़ी समस्या ये आती है। अभी कुछ लोग साथी कहते हैं मेरा तो, मैं मोर्चे का काम करना चाहता हूं, मैं समाज के काम करना चाहता हूं, मेरा घर का खर्चा चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो भैया हमारे पास भी नहीं है, ठीक है ना, किसी के पास नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मेरे कहने से मुझे 100 रुपया दान दे देते हो, 1000 रुपया दे देते हो, 10,000 देते हो, मैंने कमाया है ये टैलेंट अपना कि मैं अपने मोर्चे को चलाने के लिए आपसे दान ले सकता हूं। आप ट्राई कीजिए आज समाज में बोलना, कल को जब आप समाज में अपना को स्थापित कर दोगे और आप अपनी क्रेडिबिलिटी को स्थापित कर दोगे तो लोग किसी चीज की कमी नहीं होने देते आपको, असल में नहीं होने देते। लेकिन दिक्कत तो यह है कि हम निकलने से पहले समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान पर काम करना शुरू नहीं करते। हम लोग पहले ये सोच लेते हैं ये कैसे होगा। जैसे शुरू में बात होती है कि इंस्टीट्यूट बंद करने की बारी आई तो पूनम ने मुझसे पूछा घर कैसे चलेगा। अरे मैं अभी तक चल रहा है ना, अभी भी चलेगा, ऐसे ही चलेगा। कैसे चलेगा हमको भी नहीं पता भैया। अभी तक भी मेरे रिश्तेदारों में से कि कोई पूछ लेता है, मेरी बहनों को या मेरे किसी को, कि देवेंद्र काम क्या करता है, तो किसी को नहीं पता काम क्या करता है, इसका घर कैसे चलता है किसी को नहीं पता। मैं समाज से आया हुआ दान का पैसे में अपने घर का 1 रुपया सिंगल पैसा अपना घर में खर्च नहीं करता। मैं अपनी कमाई से ही अपने बच्चों को अगर मैंने समाज का पैसा अगर उनको खिला दिया तो समझो जहर खिला दिया, तो मैं वो भी नहीं करता हूँ कि दान के पैसों में से मैंने उसको दे दिया। लेकिन मैं काम करता हूँ, अपना घर चलाने के लिए मैं काम करता हूँ। बल्कि कई बार मोर्चे में माइनस में चला जाता है पॉइंट, तो भी मैं काम करके दे देता हूँ कि कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा, होता है, हो रहा है, काम अपने आप हो रहा है। मेरे पुराने टाइम पर एक नया एलीट क्लास था, क्योंकि इतनी मोटी फीस जो है नॉर्मल आदमी नहीं दे सकता ना, तो मेरा जो क्लाइंटेज था वो मोटा था। मतलब जुडिशरी के लोग, आईपीएस लोग, आईएएस लोग, नेता लोग, मंत्री लोग, सारे, मतलब उस एरिया का सारा बड़ा एलीट ग्रुप मेरा कस्टमर था। तो जब मैंने ये बोलना शुरू किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे और इन सब चीज़ों के ऊपर, तो सब बोलने लगे ये तो ऊपर वाला माला खाली हो गया इसका, छोड़ो इसको, पागल हो गया है। तो डॉक्टर तो पागल हो गया। फिर वो पुराना चैनल वैनल सब उड़ा दिया। जब ये मास्क वाले मसले पर गिरफ्तारी हुई उसके बाद तो मेरा पिछले 15 साल का रिसर्च वर्क जो सारा का सारा मीडिया कवरेज की फॉर्म में इंटरनेट पे अवेलेबल था, मेरा नाम तक उड़ा दिया उन लोगों ने कि ये आदमी कुछ और काम भी करता था। लोगों को लगता है अच्छा कौन सा बला रहा, वो वैक्सीन वाला, वो मास्क वाला, मतलब वो लोगों को लगने लगा ये सिर्फ यही काम करता है। तो ऐसा होता है, आपके साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे लगता है अब आप लोगों को इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि जो हमने पिछले 7 साल में मेहनत की हुई है ना, जो क्रेडिबिलिटी हमने कमा ली। अब पहले जो 7 साल पहले हम गाँव में जाते थे पता नहीं कुछ बेचने आया है शायद, क्योंकि आज तक जो भी गाँव में के लोगों को अच्छी बात बताने गया, या तो वो बीमे बेच के आया, या वो अपनी दवाइयाँ, पेस्टिसाइड कोई दवाई और बेचने गया, या कोई MLM का कोई प्रोडक्ट बेचने गया, ये 3000-5000 मेंबर बनाने वाला। मैं ऐसा आदमी हूं जो 7 साल से गांव धक्के खाता फिर रहा हूं, पर मैं आज तक कुछ बेचकर नहीं आया गांव में, क्योंकि मैंने अब ये पहले से सोचा हुआ है कि जिस गांव में मैं अपना विचार देकर आ जाऊंगा कि हम एजुकेशन पर ऐसा काम करेंगे, मैं उस गांव से कोई क्लाइंट नहीं लूंगा। मतलब उस गांव में अगर कोई आ जाएगा मेरे पास अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए, नहीं, गांव से नहीं। गांव को तो खोखला होने से बचाना, यही तो सिद्धांत है हमारा। शहर वालों से लूटेंगे ना हम, जो गांव छोड़कर भागे थे, जो पूरे गांव को बर्बाद कर रहे हैं, तो शहर वालों से लेंगे पैसा, गांव वालों पे खर्च करेंगे बेसिकली, क्योंकि गांव बचेगा तो देश बचेगा। बेसिकली हमारे थॉट प्रोसेस में ये है, गांव प्राइमरी लेवल पे हमारा फोकस में है। तो गांव को खाली नहीं करना, गांव से पैसा नहीं कमाना, गांव को तो पैसा कमाने का रास्ता देना है बेसिकली, और पैसा भी नहीं, धन कमाने का, धन, पैसा तो कागज का टुकड़ा है। तो उस पे हम बात करेंगे पैसे पे, जब हम अगला टॉपिक आएगा।
तो इनिशिएट करने के लिए पहला कदम मैंने आपसे बताया, आगे वाले स्टेप के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूसली लंबे रहेंगे ही जुड़े। तो दूसरा है कि झारखंड में एक वैदिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए जहां लोग सीख सकें और चिकित्सा भी। हाँ, ये तो मतलब तो आप सुझाव दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दिक्कत बस ये है, जनता सरकार मोर्चा का प्रॉब्लम ये है और यहाँ की खासियत भी यही है कि यहाँ जिसका आइडिया होता है उसी को आगे बढ़ना होता है। यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि आइडिया आपका होगा और उसका क्रेडिट या उस पर काम हम करेंगे। नहीं भैया, मेरा एजुकेशन का आइडिया, मैं सिर्फ एजुकेशन पे काम करूँगा, मैंने आपके आइडियाज़ पे काम नहीं करना है। हाँ, आप साथ आए, अपने आइडिया को लेके आगे बढ़े, तो जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे साथ मांगूंगा, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप में अगर इतना टैलेंट है कि आप मुझे कन्विंस कर सके तो मैं आपके साथ आऊँगा। ऐਵੇਂ थोड़ी ना भाई कोई भी कुछ भी कह देगा उसके पीछे थोड़ी लगना है। आप में ये टैलेंट होना चाहिए कि आपकी बात में इतना दम होना चाहिए कि मैं आपके साथ आने के लिए मजबूर हो जाऊं, नहीं ना? या तो कन्विंस कर लो या हो जाओ। मैं तो अपना तो यही रोल है ना, यही रूल है अपना तो, कि या तो कन्विंस हो जाओ या कर लो। और आप में है, अगर आपका आइडिया इतना बढ़िया है कि मैं रजिस्ट नहीं कर सकता तो मैं आऊँगा 100%। समाज के हर काम के अंदर हम साथ आएंगे, तो ये अच्छी बात है। आप इस पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, हम आपके साथ आएंगे। अगर हम लोग देश में अपनी सरकार स्थापित कर लेते हैं तो क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की समस्या समाप्त हो जाएगी? मैंने आपको बताया सरकार से नहीं है, मतलब आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि इस समस्या का समाधान सरकार में जाने से या सरकार बनाने से कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। व्यवस्था से केवल व्यवस्था ही लड़ सकती है, मैंने आपको बताया, व्यवस्था से सरकार नहीं लड़ सकती। तो सरकार क्या काम करेगी? बेसिकली हमें राजनीति में इंटरफियर क्यों करना पड़ेगा, उसका एक कारण यह है कि मान लेते हैं हमारे पास इतने लोग हो जाते हैं कि हमारा चुनाव में प्रचार कर सके और हमारा एक कैंडिडेट कम से कम विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाए, मान लेते हैं, तो हमने उस कैंडिडेट का फायदा केवल इतना लेना है कि सुनो, ये बात सुन रविंदर, तेरे हल्के में जा रहा हूं आंदोलन करने के लिए, एसपी को फोन कर दे कि हमारे आदमियों को कोई डंडा नहीं हाथ लगा देगा। समझ गए ना बात? हमने एमएलए की नाक में दम करना है या एमपी की नाक में दम करना है या सरकार की नाक में दम करना है, तो हमारा आदमी हमारी आवाज उठाने के लिए खड़ा, बस खाली इतना सा काम है। इट्स नॉट कि हम उससे व्यवस्था परिवर्तन कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हमारा आदमी अगर वहां खड़ा है, सीधी सी बात है ना, अगर थानेदार हमको जानता, मान लो हमने थानेदार को समझा रखा है सारी कहानी को, तो थानेदार को मालूम है कि ये जनता सरकार मोर्चा वाले हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको अगर डंडे मारने पड़े तो टांगों पे ही मारना, सिर में मत मारना, इतना तो कही देगा ना वो कि उनको आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो वो एक आधा पुलिस वाला ऐसा मिलता है जो समझा हुआ है, जो कहता है डॉक्टर साहब हम आपके फैन हैं और हम सिर्फ हाथ करेंगे, मारेंगे नहीं, कोई बात। तो ऐसा करके जितना हम समझाते जाएंगे उतना लोग हमारे फेवर में आते जाएंगे, तो व्यवस्था की तरफ भी मतलब बढ़ते जाएंगे। सरकार सरकार तभी तक है जब तक सरकार को सरकार मानते हैं। सरकार को टैक्स देना बंद कर दो, जनता सरकार मोर्चा को दान देना शुरू कर दो, हो गई अपनी सरकार, बात खत्म यार, भाड़ में जाओ तुम लोग, हमको क्या है? टैक्सेशन तो वैसे भी गुंडा कर दी है। मेरा सवाल यह है कि मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 3 साल है और आपके कथनानुसार आप ये बता देंगे कि बच्चा किस दिशा में जाने, तो मुझे जानना है कि वो किस काम के लिए बनी है। मुझे लगता है मैंने इसका जवाब दे दिया ना, है ना? एनडब्ल्यूओ को 18 दिन में इनकी सारी व्यवस्था को ध्वस्त किस प्रकार हम कर सकते हैं और व्यवस्था के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? हमारे हाथों की जो 5 उंगलियां हैं, प्रत्येक फिंगर एक खास तरह के मल्टीपलनेस को डिनोट करता है, वो कैसे? दूसरे सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, वो ट्रेनिंग मैंने एक्सप्लेन की हुई है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। और 18 दिन में इस व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली जो बात है, इस पे जब आप ट्रेनिंग्स में जुड़ोगे, जब लंबे समय तक जुड़ोगे, तो आपको एक एक पार्ट को अलग से एक्सप्लेन करके हम लोग बताएंगे। यहां तक भी है कि जितने यूनाइटेड नेशंस के 18 पार्ट इंडिया में काम कर रहे हैं, सीआईए ने जो जहां जहां अपने लोग बिठा रखे हैं, उन सबके दस्तावेजी प्रमाण हमारे पास है। तो रोज एक को उड़ाएंगे तो 18 दिन ही लगेंगे इनको। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन में खत्म हुआ था, ठीक है ना? तो
इनको उड़ाने, इस व्यवस्था को उड़ाना बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। दिक्कत यह है कि व्यवस्था उड़ जाएगी, उसके बाद निर्माण कैसे करोगे अगर समझे हुए लोग हमारे पास नहीं है तो। चक्कर हमारे को जो सबसे बड़ा खतरा लगता है वो निर्माण का लगता है दोबारा से, क्योंकि ध्वस्त तो एक बार जेपी आंदोलन ने भी कर दिया था इस पूरे सिस्टम को, ध्वस्त तो अन्ना आंदोलन ने भी कर दिया था इस पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को हिला दिया था। तो ध्वस्त करना प्रॉब्लम नहीं है, ध्वस्त करने के बाद पुनर्निर्माण के लिए ऐसे लोग हैं भी कि नहीं हमारे पास। झारखंड में आपका ध्वस्त कर दिया, अब किसको लेके आओगे बताओ। अभी हमारे जनता सरकार मोर्चा में एक साथी घूमा करते थे, फरीदाबाद से थे, वो हमारे साथ रहे मोर्चे में करीब करीब 6 महीने के लिए। अब 6 महीने में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। बलारा जी आप कमाल काम कर रहे हो, बलारा जी आप, मोर्चा बहुत शानदार काम कर रहा है। मोर्चे के लिए वो निकलना शुरू करते, गांव में पहुंचते बोलते हमको चुनाव में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। गांव वाले सोचते यार ये तो चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं, इसका मतलब बलारा भी चुनाव लड़ने के लिए आया हुआ है। और हमसे कुछ साथी बोलते कि वो ऐसा बोल रहे, कोई बात नहीं, चुनाव आएगा वो अपने आप निकल जाए। अभी उन्होंने एक संगठन बनाया, बोले हम लोग ऐसा करके चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे पास मैसेज आया कि हम लोग 23 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये करके जनता गठबंधन को वो कर देंगे। फिर मुझे एक साथी का बताया कि फलाना व्यक्ति तो बोल रहा है मेरा जनता सरकार मोर्चा से ना विचार नहीं मिल रहा। विचार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे को फ़ोन करके बोला कि आप हमारे साथ आइए, हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने आपको बताया था राजनीतिक हस्तक्षेप हम जो कर रहे हैं ये भी राजनीति ही है असल में। तो नीतियों का विरोध करना, नीतियों पे लोगों को जागृत करना, ये असल में तो राजनीति ही है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने के लिए अभी हम तैयार नहीं है, हमें इतना पता है। वो बोले कि ईमानदार आदमी को जाना चाहिए ना डॉक्टर साहब। मैंने कहा जाना चाहिए, पर तुम्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसने दिया अभी तक? आप आइए, मेरे को कौन देगा सर्टिफिकेट ईमानदारी का भैया? मतलब मैं अगर अपने आप को ईमानदार कहता हूं तो मतलब मैं सर्टिफिकेट खुद को दूंगा? नहीं। अगर मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपसे लूंगा, लिया तो मैंने किसी से कोई लिया नहीं आज तक, तो कोई नहीं बेईमानी का सर्टिफिकेट लगाने वाला। लेकिन अगर मैं आपसे ले लूंगा तो सर्टिफिकेट मिलते ही अब मुझे अधिकार हो गया क्या चुनाव लड़ने का? अरे हम पहले ही बता रहे हैं भैया, जो जितना ज्यादा अपना चेहरा चमकाए हुए हैं जनता सरकार मोर्चा में, अगर वो विधानसभा लोकसभा में पहुंचता है उतना ही नुकसान है जनता सरकार मोर्चा का। हम किसी ऐसे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को निकालने में अगर असमर्थ हैं, अगर तुम्हारी पूरी फरीदाबाद की टीम में तुमको अपने से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति नजर नहीं आया है कोई, मैं तो जब निकलता हूं मेरे को तो अपने से ज्यादा ईमानदार लोगों की पूरी लंबी लिस्ट नजर आती है, तो मैं पहले स्टेप पे कैसे आ जाऊंगा? तो ये तो गलत है ना। तो पहले अपनी टीम में से निकाल के लाओ 5-6 ईमानदार और उनमें से हम बेस्ट चूज करेंगे, उसको तैयार करके आगे भेजेंगे। इस बात पे तो अब जिसके अंदर कीड़ा है वो कैसे मतलब साथ में, तो ये रहता है। इसलिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना हमारी मजबूरी रहेगी, है ना। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि भैया हम ईमानदारी के ठेकेदार नहीं हैं, हमारे से ईमानदार बहुत लोग हैं और समाज में तैयार किए हुए लोगों को हमने, अब हमसे आप पूछने लगो कि हम झारखंड में किसको वोट करें, तो किसको बताएं हम? मान लो संगठन हमारा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, क्योंकि मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट किया है तो मुझे इलेक्शन में लोगों के चेहरों का फायदा उठाने का तरीका पता है। हम लोग ऐसा करते थे, ट्रिक्स होती है। मान लीजिए हमारी टीम हमको बोलती है, हरियाणा में अब चुनाव आता है, हम बोलते हैं कि बोलो किसका साथ दोगे। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम साथ देने को बोल देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? वो तो पॉलिटिकल पार्टी ने तो अब जब लॉकडाउन लगा रखा था, वैक्सीनेशन का दौर था, वो तो चुप थी। उन्हीं को तो हम गालियां दे रहे हैं सबसे ज्यादा कि सारे चोर हैं इकट्ठे, तो उनमें से किसी एक को कैसे बोल दे। फिर दूसरा ऑप्शन, क्या हम इलेक्शन लड़ें या क्या हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएं? पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो लोग कहेंगे कि ये तो इसीलिए आया हुआ था, इसीलिए खेल रहा था सारा खेल। नहीं लड़ते हैं तो बोलते हैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, कहीं न किसी को तो वोट देना पड़ेगा। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोले ना बोले, चुनाव लड़े ना लड़े, चारों तरफ मतलब एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ कांटे, एक तरफ
मतलब तेजाब, ये सब कुछ इधर चारों तरफ गिर गए हम तो चारों तरफ से ना। नाउ व्हाट, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं ना ये तो मैं। अब मान लो हम चुप हो जाते हैं कि हम किसी का साथ नहीं देंगे। अब हमारे पार्लियामेंट में लड़ने वाला आदमी, किसी पार्टी का स्मार्ट आदमी, वो फोन कर ले, कहाँ हो डॉक्टर साहब? कि घर पे हूं, मैं घर ही नीचे ही आया हूं, आ जाओ। आ जाओ भाई, अंदर आ गया। आ गया तो घर में तो आप आओगे, कोई भी आएगा, कुछ ना कुछ तो जलपान की व्यवस्था होगी हमारे घर में, जैसे होगी हम वो रख देंगे अगले के घर पे, क्यों जी, अगले के सामने। अब वो उधर बैठ करके फोटो खिंचा ले और बाहर निकल कर सोशल मीडिया पर डाल दे कि बलारा जी का पूरा साथ हमारे साथ। अब आ जाए, वोट सपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल आपके साथ, कहना तो पड़ता है, सब कहते हैं ना सबको, बिल्कुल आपके साथ। और बाहर निकल के कह दे बलारा जी का सपोर्ट हमारे को मिल गया, बात खत्म हो गया। बट्टा धारना, एक फोटो ये काम, फिर हम सफाई देते फिरेंगे, अरे नहीं नहीं यार वो हमने वैसा समर्थन थोड़ी कहा था, तो कटसी था, घर पे आ गया था, बोल दिया था। लेकिन तब तक वो अपने सारे चैनलों पे पेड कर चुका होगा, क्यों? तो ये एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो नुकसान फायदा क्या होगा आई डोंट नो, बट इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सारी चीजें फोकस करनी पड़ेंगी फ्यूचर में, है ना। बस हमारा फोकस एक ही रहेगा कि जो जितना ज्यादा समाज में निकला हुआ है, जो जितना ज्यादा समाज में फेस बना हुआ है, उसका इस्तेमाल किया जाए अच्छे लोगों को वहां भेजने के लिए, बजाय कि उसके कि उसी को भेज दिया जाए। तो मैं अपने लिए तो मैं स्वयं अपने सारे साथियों को बोलता हूं, जैसे अंकुश ने एक बार मुझसे बोला कि हमारे लिए क्या काम है, तो मैंने कहा तुम्हारा एक ही काम है कि तुम हमको चुनाव मत लड़ने देना बस कभी, अगर मेरा जी कर जाए तो। तुम सब लोगों का साथ में लगने का यही काम है, कि क्योंकि ये रास्ता नहीं है सही। हो सकता है कि आज तो मैं पहले दिन से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि मत करो ऐसा, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा हाइप पर लेकर नहीं जाना, मोर्चे को कोई चेहरा मत दो। मोर्चा भाई एक व्यक्ति का नाम ही चेहरा बन जाए, ये भी गलत है बेसिकली। जितने ज्यादा फेसेस होंगे, जितने ज्यादा लोग इसके अंदर, इसलिए हम अपने साथियों को कि वो लोग आगे आए, उसके लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि तुम लोग बोलो, तुम लोग समाज के अंदर निकलो, तुम समाज में आगे फेस बनो, क्योंकि जितने फेस होंगे उतना फायदा होगा, जितने कम फेस होंगे उतना नुकसान है मोर्चे को। तो ज्यादा से ज्यादा फेस बनाने के लिए तो आप लोगों को खुद ही फेस बनना पड़ेगा बेसिकली ना। इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने समाज में, अपने गांव में, हाँ। और हम लोग जब हम पैसे पर बात करते हैं, जब हम लोन पर बात करते हैं, जब हम बैंकिंग सिस्टम पर बात करते हैं, तो भी हम यही कहते हैं आप अपनी टीम तैयार कीजिए। 20-30-50 लोग तो कम से कम आपके पास अपने होने चाहिए, जिसके आप लीडर हो। तो पावर क्या होगा? पावर आप सबके पास रहेगी। जो हम बात करते हैं ना, गांव के पास पावर होनी चाहिए। गांव इकट्ठा होते ही गांव के पास पावर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। गांव इकट्ठा नहीं है इसलिए गांव के पास पावर नहीं है, पावर फिर उद्योगपतियों के पास या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। इसलिए आपको अपनी पावर बढ़ानी है। जब आपकी पावर बढ़ेगी, मोर्चे की अपने आप बढ़ जाएगी। मोर्चा ईमानदार रहेगा तो हमारी ताकत इकट्ठी रहेगी। मोर्चा बेईमान होने लगा तो आप अपनी पावर को लेके अपना यूज तो कर सकते हो ना, वो तो कर ही रहे हो जो इसका यूज होगा। अपने गांव को तो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा पे लगा ही सकते हो फिर आप। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फ्यूचर प्लानिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल से बता दिया मैंने। इसमें पूछा है कि उद्देश्य क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के, जनता सरकार मोर्चा के, और फ्यूचर प्लानिंग क्या है, भविष्य की योजनाएं भी बता दी। ये पॉलिटिकल है कि नॉन पॉलिटिकल है बता दिया। हमारे यहाँ तो कोई प्रधान भी नहीं है अभी तक, तो पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल तो कहानी अलग है। हम लोग तो बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब तक हमारी बस चलेगी, जब तक हमारी बस चलेगी 2024 तक। 2024 के बाद आप अपने ट्रक को लेकर जितना मर्जी जाओ, हम अपना एजुकेशन का काम चालू कर देंगे। मोर्चे वाले जो बचेंगे वो अपना मोर्चा संभाले। यहाँ कोई प्रधान तो है ही नहीं, तो जो सबसे ज्यादा दौड़ेगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। सबसे आगे निकलने का मतलब वो लीडर है, वही लीडर करेगा अपने आप ही। यहाँ अपन किसी को, कोई चौधरी नहीं, कोई किसी का बॉस नहीं, अपना करो, लड़ाई लड़ते रहो। आप बुरे हो, आपके साथ ज्यादा लोग हैं, आप मोर्चा बन जाओ। आप अच्छे लोग हैं, आपके साथ ज्यादा लोग हैं, आप बन जाओ। एनीबडी कैन डू दैट। तो हम किसी को नहीं रोकते, ना हम ये कहते। हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि जो समाज के हित में काम कर रहा है वो मोर्चा है, वो मोर्चे का नाम ले सकता है, मोर्चे का नाम इस्तेमाल कर सकता है। जो समाज हित में नहीं है,
जो गलत है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है, उसका मोर्चे से कोई लेना देना नहीं, बात खत्म। कोई भी है वो। परिवार में बच्चों और बाकी सदस्यों को टेलीविजन और मोबाइल से कैसे दूर रखें और इस समाज में हम बात कैसी रखें ताकि हमारा प्रभाव हो। दूसरे सवाल का जवाब ये है, देखिए प्रभाव आपका नहीं होता है, प्रभाव आपके व्यक्तित्व का होता है। आप क्या काम करते हैं और आप किस तरह की जीवन शैली जीते हैं, इस बात को लोग देखते हैं और महसूस भी करते हैं। अगर आप वैसा ही जीवन जीते हैं जैसी आप बातें बोलते हो तो लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्ट होंगे। अगर आप बोलते कुछ और जीवन में करते कुछ और हो तो फिर आपकी बात कोई नहीं मानेगा, आपके बच्चे भी मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल से और टेलीविजन से दूर रखने का बड़ा आसान तरीका है कि टेलीविजन को उठा के पैक कर दो और मोबाइल की टाइमिंग फिक्स कर दो कि इससे ज्यादा ना देखेगा घर में कोई, ना कोई, बात खत्म। मोबाइल उठाए के फेंक ही दो ना, लैंडलाइन लगवा लो। मोबाइल का यूज ही कुछ नहीं है। मैंने बता ही दिया, मोबाइल केवल और केवल बर्बादी करता है, इसके अलावा मोबाइल और कुछ नहीं कर रहा। पिछली एक ट्रेनिंग में मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया, मुझे किसी साथी ने पूछा कि आप कह रहे हो कि ये मोबाइल इतना नुकसानदायक है लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। मैंने कहा क्या क्या फायदे हैं बताओ। बोला पहला फायदा ये है कि हम आपको इस मोबाइल के जरिए ही मिले, या आप हमको मोबाइल के जरिए ही मिले। अगर आपकी वीडियो नहीं मिलती, आप भी तो यूज कर रहे हो मोबाइल का, कर रहे हो ना, कि वीडियो बना के लोगों को बता रहे हो, इस मोबाइल का यूज कर रहे हो, तो आप अगर ये मोबाइल नहीं होता तो हम नहीं मिलते। अच्छा, मैं कहा चल दूसरा फायदा बताओ। दूसरा फायदा ये है कि मेरी माँ अभी बीमार है, घर में है, तो मैं उसकी हालत में, यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग में आया हूँ, तो मैं उनकी हालत पर 24 घंटे नजर रखे हुए हूँ और कोई भी इमरजेंसी होगी तो मैं जा सकता हूं। अगर मोबाइल नहीं होता तो ये भी संभव नहीं होता। मैंने कहा आप अब आ जाओ, इसके जवाब पर आ जाओ। मैं उसको बात, मैंने कहा देखो सुनो, अगर ये व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी होती, अगर ये मोबाइल नहीं आया होता और आपका माइंड प्रोग्राम करके इन लोगों ने ये कोरोना वाला चीज को साबित नहीं कर दिया होता, तो हम जैसे लोगों को घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमको ये वीडियोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात। तो आपको हमारे से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, अगर आपने अपने पड़ोस को अपने साथ जोड़े रखा होता और कम से कम 2 घर, एक इधर वाला और एक इधर वाला घर, अगर आपने अपने साथ इमोशनली और प्रैक्टिकली समाज के रूप में जोड़े रखा होता, तो आपकी मां के बीमार होने पर आपको टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपके पास 2 परिवार और होते। आपको क्या दिक्कत है आपका पड़ोस में अगर आपके साथ भाईचारा है? तो दिक्कत तो यह है कि आपका पड़ोसी को आप शर्मा जी के नाम से जानते हो या वर्मा जी के नाम से जानते हो या फिर हाउस नंबर के नाम से जानते हो। अगर आपने पारिवारिक रिश्ते बनाए होते तो किसी को, पहले गांव में बंदा एक हफ्ते के लिए, महीने के लिए बाहर रहता था, क्या दिक्कत है? घर में अगर घर में लेडीज कोई अकेली है, ना उसको कोई खतरा होता है, ना उसको कोई बीमारी में कोई टेंशन है, क्योंकि पता है कि पड़ोस है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पड़ोस से टूटे तो हमको खतरा लगने लगा ना अपने बच्चों का। क्यों जी? हमें हर पल रखने की जरूरत तो तब महसूस हो रही है ना, क्योंकि हमारा समाज टूट गया। समाज नहीं टूटा होता, हमको क्या जरूरत इस मोबाइल की? तो टूटे हुए हम सब लोग, अकेले डरे हुए, डर में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा तो इसका कुछ भी काम नहीं है। और वही सब उन्होंने प्लांट किया है इसके लिए। बहुत ज्यादा पढ़े लिखों को कैसे समझाएं? बिल्कुल मत समझाओ, कोशिश भी मत करो, बस सीधी, मतलब कोशिश ही नहीं करनी। पढ़े लिखे को तो गलती से भी नहीं समझा देना भैया, इससे बढ़िया किसी गधे से बात कर लेना। मैं सच्ची कह रहा हूं, गधे को फिर भी समझ आ जाएगा, वो आपकी इमोशंस को, भावनाओं को समझ लेगा। पढ़े लिखे आदमी से उसको तो राम राम करो, बस निकल जाओ, बल्कि उसको गुड मॉर्निंग करो। क्योंकि इस समाज का सारा सत्यानाश पढ़े लिखे लोगों ने ही करा है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों ने। जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, जिन्होंने कोट पैंट पहनने शुरू करे, जिन्होंने कंपनियों की नौकरी, सरकारों की नौकरी करनी शुरू की, ये नौकरी करने वाले लोग और ये पढ़े लिखे लोग, बस यही हैं इस समाज के सारे सत्यानाश की जड़। तो बस इनसे तो जितना हो सके अपने गांव को बचा लो, इनको तो घुसना ही मत दो गांव में, तो बात ही ना करो, भागो, तुम तो हरामी हो, तुमने तो सत्यानाश करा। उनको क्या आप कैसे तैयार कर लोगे? वो तो पैसे के गुलाम है, उनको मुश्किल से तो समझ में आया हम लोगों को भी।
जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही बड़ा गुलाम है। एनजीओ का गांव में क्या योगदान है? सत्यानाश करना। एक लाइन में अगर बोलूं ना, एनजीओ बनाए ही इसलिए गए हैं, आपके समाज को तोड़ने के लिए एनजीओ का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि हम झारखंड में बैठे हैं, इसलिए झारखंड की धरती पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कि झारखंड में जिन कबीलों में मैंने आपको ये कल भी बताया था शायद, जिन कबीलों ने अपने यहां बीआरओ को घुसने नहीं दिया, आर्मी को घुसने नहीं दिया, सीआरपीएफ को घुसने नहीं दिया, वहां एनजीओ घुस जाएगा। समझ गए ना? जहां सरकार को पता है कि सरकार गलत कर रही है, वहां मेरे जैसे आदमी को, आप जैसे आदमी को एनजीओ का लालच, एनजीओ का आइडिया दे करके घुसा दिया जाएगा। एनजीओ वाले करते क्या है? वो कहते हैं कि हमने एनजीओ बना रखा है। मैंने कहा क्या करते हो? बोला हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने कहा क्या पढ़ाते हो? क्या पढ़ाते हो? बोला बेसिक से सीख जाते हैं। बेसिक सीखने के बाद कुछ बच्चों से 10th करवा दी, उसके बाद कुछ बच्चों ने बीए कर ली, उसके बाद कुछ बच्चे नौकरी कर रहे हैं। कौन सी नौकरी? वो क्या कर रहे हैं? मतलब आप आज छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू करोगे एनजीओ को, तो वो बच्चे को बड़ा होने में 15 साल लगेंगे, 10 साल तक आप उसको क्या पढ़ाएंगे? रोज के 2 घंटे में पुल के नीचे बैठ करके या उसके गांव में जा करके आप कुछ पढ़ाने का काम नहीं करते हो। और अरे जो स्कूलों में फीस देते हो आप 2-2, 5-5, 10-10 हजार, उनको तो फीस दे करके तो बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है उस पढ़ाई से, है? तो अरे 2 घंटे की पुल के नीचे पढ़ाने से या गांव में बैठने या किसी टाट पट्टी पढ़ाने से बच्चों को कुछ मिल जाएगा? नथिंग एट ऑल। वो एनजीओ का आदमी केवल उन लोगों को ट्रैप करने के लिए और समाज में अपनी इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इस एनजीओ के ही किसी मालिक को अखबारों के जरिए देवता साबित किया जाएगा और फिर वो देवता आपको बताएगा टीवी पर आकर कि हम सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, सरकार ने चालू करी है। वो एनजीओ वाला बताएगा ना आपको, ठीक है? या फिर उन बच्चों को ट्रैप करने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एनजीओ की जरूरत पड़ेगी। जितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसकी अगर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि नेताओं का, पुलिस का और एनजीओ का क्या क्या रोल रहता है उसके अंदर। जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग, जो बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, जो पीडोफाइल होते हैं, जो बच्चों का खून पीते हैं, ऐसे लोग भी हैं संसार में। पता है ना इस बात का? पीडोफाइल जो पीछे सी, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा हो तो पढ़ लेना, सर्च कर लेना, पिज्जा गेट घोटाला, पिज्जा गेट स्कैम पीछे आया था। पता चला था कि कौन कौन लोग हैं वो कौन से रसायन हैं जो उस वक्त रिलीज होते हैं ब्लड में जब हम डरे होते हैं। क्या नाम है उसका हार्मोन का? डोपामिन तो होता ही है, एक और हार्मोन होता है। डोपामिन तो अलग होता है, वो सक्सेस पॉइंट पे रिलीज होता है। जब डरे होते हैं तब होता है एंडोक्राइन, है एड्रेनालिन। हाँ, वो पीने से वो जो रिलीज होता है वो बेसिकली एंटी एजिंग होता है। एंटी एजिंग का मतलब है वो हमें जवान बनाए रखता है, और वो हमारे ब्लड में बहुत बार तब रिलीज होता है, छोटे बच्चों में होता है वो हमेशा, जब वो डरे होते हैं थोड़े से, तो सताए जाते हैं, जब वो रो रहे होते हैं, जब वो मतलब चिल्ला रहे होते हैं, जब वो दर्द में होते हैं, तो कई बार तो उनको उल्टा लटका करके रखा जाता है, उनको पीटा जाता है और फिर उनके कट मार करके वो ब्लड को पिया जाता है उनका। ऐसे भी लोग हैं। और उसके लिए वो लोग ये यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को, भिखारियों को, इनके बच्चों को उठा उठा करके ले जाते हैं। ये लोग शामिल हैं उसमें, ये जितने भी जिन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग हैं ना, जो ये इनके जो मालिक हैं, जो बड़े अमीर, जो रॉयल घराने हैं, ये सब ये काम करते हैं। मतलब चाहे होमोसेक्सुअलिटी है, चाहे बच्चों के साथ गलत काम करना है, चाहे बच्चों का इस तरह से शोषण करना है, सब शामिल आता है उसके अंदर। तो ये सब पूरी एलीट सोसाइटी होती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, जिसका पता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ये। अंग्रेजी से कम नहीं बोलते हैं, सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। तो इट्स अ बिग स्कैम।
बेसिकली बात यह है कि हमको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि हमारी लड़ाई किसके साथ है और हमारी लड़ाई है क्या। जैसा कि विष्णु भाई ने भी बोला था कि ये लड़ाई जो है ये अपनी रसोई से, अपने घर से, अपने खेत से लड़ी जाएगी। इसको जीतने के लिए आपको किसी से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि मान लो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बाहर कोई मिलता है और उसको शुगर है या बीपी है, उसको केवल इतना ही समझाना है कि अपने घर में जो तुम आयोडीन नमक के नाम पर सफेद नमक खा रहे हो, इसको घर से फेंक दो और सेंधा नमक ले आओ। भाई इतना ही समझा दो, तुम्हारा बीपी और शुगर तो आधा कंट्रोल तो वही होना शुरू हो जाएगा, इतनी सी बात से। दवाइयों का क्या रोल है, कौन सी धातु में आपको खाना बनाना है, आप अब ये बात अब पता चला सरकारों को, जबकि हमारे पुरखों को तो कभी से पता था कि गैस पे रोटी बनाएंगे तो पेट में गैस बनती है और चूल्हे की रोटी हेल्दी होती है। ये बात अब पता चला उनको। तब कब पता चला? जब आपके पास चूल्हे की रोटी बनाने के लिए जंगल नहीं बचे, जब आपके पास उपले बनाने के लिए डंगर नहीं बचा और जब आपके हर घर में गैस का कनेक्शन दे चुके हैं, तब पता चला। लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते, अल्टरनेट ही नहीं है आपके पास। तो वो अल्टरनेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज जिस गांव का जंगल कट चुका है, उस गांव के लोग अगर आज प्रयास करना चालू करेंगे तो 5 साल में जंगल तैयार होगा उनका। यानी ये लड़ाई आपको कम से कम 5 साल तो ये सोच के लड़नी पड़ेगी, अपना जंगल खड़ा करो भाई, वापस अपनी जगह को वापस लो, क्योंकि सरकार ने अपने जंगलात की जगह को अपने नाम रजिस्ट्री कर ली है। तो अगली लड़ाई क्या करनी होगी कि गांव की जमीन लेकर आओ वापस गांव में। क्यों भाई? सरकार कौन होती है हमारी जमीन पे रजिस्ट्री कराने वाली? गांव को जब बैठ के समझाएंगे, कौन गांव का आदमी मना कर देगा इस लड़ाई को लड़ने से? बताओ। समझाएंगे, बताने से नहीं बनेगी बात भैया। समझाने के लिए मास्टर जी को कई बार 15 बार समझाना पड़ता है। स्कूल में भी क्लास में जो बैठे होते हैं ना, नया सब्जेक्ट होता है कोई, तो जब मास्टर जी पढ़ाते हैं तो क्लास में 3-4 बच्चों को ही समझ में आता है ना, ये सबको आ जाता है बराबर? सबको बराबर समझ में नहीं आता है। हमको पहले कुछ बच्चों को समझ आएगा गांव में, फिर कुछ और को आएगा, फिर कुछ और को आएगा, और ऐसा करके जब हम इतना बोल चुके होंगे तब जा करके लगने लगेगा अरे इसी बात पर हरियाणा में भी कुछ लोग बोल रहे हैं, इसी बात पर फलानी। आपको जिन जिन लोगों को वैक्सीन की सच्चाई का पता लगा, वो एक आदमी के कहने से नहीं चला। आपने देखा कि आपका एक व्यक्ति बोल रहा था, ये भी बोल रहा है यार, ये भी बोल रहा है यार, राजीव भाई भी बोल चुके हैं, बीआरसी भी बोल रहा है, कोठारी भी बोल रहा है, बलारा भी बोल रहा है, डॉक्टर सूजन बोल रही है, फलाना बोल रहा है, जगदाले बोल रहा है, ये लोग बोल रहे थे ना जो लोग भी। तो मतलब कई जगह से जब इंफॉर्मेशन आई तब हमारे दिमाग में सवाल आया कि ओ हो सरकार झूठ बोल सक रही है। तो ऐसा करके कई जगह से आनी चाहिए इंफॉर्मेशन गांव वालों के पास। और सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने गांव वालों को खुद कुछ मत समझाओ। हमने आप लोगों को आपस में मिला दिया, अपने गांव में बोलने के लिए किसी दूसरे को ले जाओ, है सबसे बेस्ट है ये, और ये सबसे कारगर है। 2 मिनट लगती है यार किसी को भी हीरो बनाने में। भाई काला कोट पहना हो और खड़ा कर दो, ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है, गांव वाले मान लेंगे। है क्या दिख रहा है? सफेद कपड़े पे सफेद कोट पहना हो, गले में स्टेथोस्कोप डालो, ये इतना बड़ा डॉक्टर है, दिल्ली से आया है, बता दो किसी को भी। है दूसरे गांव का, दिल्ली में रहता है, इतना बड़ा क्लिनिक चलाता है, लाखों रुपए कमाता है, अभी आपको बताएगा कि क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो डॉक्टर की सारे मान लेंगे कि नहीं? मतलब क्योंकि हम लोगों को बेसिकली ऐसे करके करना पड़ेगा। जैसे भी बात समझ आनी चाहिए ना यार। बच्चों को आप कहानी के माध्यम से सिखाओ, टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन सिखाओ, कविता पढ़ के सुनाओ, नाच के जो मास्टर जी नाच के सिखाएं, चाहे भैया समझ आना चाहिए बच्चे को बस, है उसका कोई नुकसान हम नहीं कर रहे हैं, उसका फायदा ही कर रहे हैं। तुम्हारा जो लाभ है
तो ऐसा करके किसी को भी जिसको जिस भाषा में समझ आता है, जिनको समझ में आता है। अब जैसे स्वामी जी हैं, अपने वचनों अपने प्रवचनों में अपना पेल दो बीच में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करते हैं, हाँ है मतलब इसमें क्या। मेरे को पेरेंटिंग वाला, मैंने पुणे में पेरेंटिंग की एक मेरी 3 घंटे वाला वीडियो अगर किसी ने देखा हो, देखा किसी ने, वो देखा पीछे। अब वो पुणे में पेरेंटिंग पे मुझे बुलाया, मैंने बच्चों की एजुकेशन पे बोलना था खाली, मैंने एक टॉपिक नहीं छोड़ा जो बच्चों की एजुकेशन पे था, और साथ में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी बीच बीच में मैं डोज देता गया एक। वो जैसे होता नहीं है कि वो उसमें लगा होता है कि इधर अस्पताल में वो लगा देते हैं, वो ड्रिप वो लगा देते हैं ना, ग्लूकोज लगा देते हैं, उसमें बीच में सुई ठोकते रहते हैं ना, कोई भी इंजेक्शन आया ठोक दिया, तो पूरी बातचीत के दौरान बीच में कोई भी इंजेक्शन ठोक दो, ठोकते रहो ऐसे ही। तो वही 30 को फिर होगा मेरा कार्यक्रम, 350 लोग आते हैं, 15-20 मिनट लगते हैं। हाँ, और समझ आता है उनको, आता है उन चीजों के साथ जब आप जोड़कर देखेंगे, परंपरा को, परमात्मा को, प्रकृति को और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कैल करते हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर साथ समझ में आता है। आप जो भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, आप केवल अपने, अभी क्या है देखो, ईएमएफ मीटर आपने देखा किसी ने? ईएमएफ मीटर मिल जाएगा बाजार से, 2000 2200 का मिल जाता है। ईएमएफ मीटर से चेक करो आप, आपके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना है। कहां चेक करोगे? ये जो बिजली के तार, ये बिजली के तार जहां से जा रहे हैं, बिजली का ये है ना सॉकेट है जो, इस सॉकेट का ईएमएफ चेक करो आप। अपना जो मोबाइल है, इस मोबाइल पे लगा करके मोबाइल का ईएमएफ चेक करो आप। ह्यूमन ब्रेन के लिए, आदमी के दिमाग के लिए जो सार वैल्यू है, जो ईएमएफ जो मैक्सिमम होना चाहिए वो 0.4 होना चाहिए। 0.4 मतलब आधे से भी कम, ठीक है। ये जो एप्पल का फोन है, इसकी सार वैल्यू पता है आपको कितनी है? कई बार 150 तक जाती है। सबसे वाहियात फोन है ये। मैं तो यूज ही नहीं करता, मैं तो बैग रखता हूं, ये तो वीडियो अच्छी बनती है इसलिए रखा। फोन पे तो आपने मुझे बात करते हुए बहुत देखा ही नहीं होगा ना कभी भी। हम नहीं करते, हम लोग फोन फान मतलब इस्तेमाल नहीं करते। वो जितना उसका इस्तेमाल करके उन्हीं की ऐसी तैसी करनी होती है। अब इन्हीं का फोन लेके इन्हीं की ऐसी तैसी कर रहे हैं हम लोग ना, लेकिन हम उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। सबसे वाहियात फोन है ये, सबसे बढ़िया माना जाता है। हमारे बच्चे जो हैं वो नए नए मतलब ले लेते हैं कि एप्पल लेना है। फिर आप लोगे सैमसंग, दूसरे नंबर पे आता है बिकने में। दूसरा सैमसंग का सार वैल्यू 100 से 150 के बीच रहेगा। जो टुच्चे टुच्चे से फोन है इनका फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। मतलब जितना हाई प्रोफाइल फोन है उतना ही सार वैल्यू ज्यादा है। OnePlus तो आग ही लगाता है, उसमें तो इतनी रेडिएशन है। और जब आप फोन यहां लगाते हो तो सीधा दिमाग के साथ कनेक्शन होता है उसका। यानी कि आप अपने ब्रेन को डैमेज करने के लिए तैयार कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली। जितना आप फोन का यूज करो, तो जितना यूज करो सामने से करो, लाउडस्पीकर ऑन करके बात करो। अदरवाइज ये गले में कुछ लोग हेडफोन टांग के रखते हैं, ये तो काम गलती से भी मत करो। जो ब्लूटूथ वाला है, हाँ, कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन पहुंच रही होती हैं। मोबाइल का मतलब बॉडी के साथ टच तो होना ही नहीं चाहिए। पता है आपको? किस किस को पता है? एक दो लोगों को पता है, जिनको नहीं पता। मोबाइल को अगर आपने देखना है आपको आपकी बॉडी के साथ टच करने का कितना नुकसान होता है, तो कोई पहलवान टाइप आ जाए आगे, मैं बताता हूं। आओ जिसने चेक करना है अपने आप को, आ जाओ, कोई भी आ जाओ। ये आया पहलवान। अरे ना आइए आइए आइए, आ रहा, आजा क्यों घबरा क्यों रहा है? प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं मैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। मोबाइल है क्या? किधर? हाँ लेके आए ना। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिसने भी प्रैक्टिस, आ जाइए आप भी आ जाइए जिसने और करना है। ये देखो, ये मोबाइल है, खाली इनका मोबाइल है, और इसका प्रैक्टिकल इनको मैं ये बता रहा हूं कि देखो, इधर आओ, पास में आओ, खाली हाथ ऐसे करो आगे, मैं आपका हाथ दबाऊंगा,
यहाँ से, और आपने हाथ को दबने नहीं देना, पूरा जोर लगाना है, जैसे मर्जी जोर लगाओ, जितना मर्जी, जहां से मर्जी अपनी टांग पकड़ के या जैसे मर्जी, लेकिन नीचे नहीं आने देना हाथ, ठीक है। लगाओ जोर, पूरा जोर लगाओ, पूरा जोर लगाओ। अब अपनी बॉडी में फील करो दर्द, जोर कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है जोर आपके, पता है ना, दम है। अब ये सिर्फ पॉकेट में डाल लो, देखो सिर्फ पॉकेट में डाला है, बॉडी को टच हो रहा है सिर्फ इतना सा। अब करो जरा, अभी करो हाथ वैसे ही। अब देखना जोर कहाँ गया, उतना ही जोर है कंधे में, उतना ही जोर है या कम है, करो जरा, लगाओ ना, जोर लगाओ पूरा। टेढ़, मतलब आपको लग रहा है आपकी ऊर्जा कहीं गई, वो निकाल के देखो, अभी फिर से देखो कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि साइकोलॉजिकल, दोबारा करो, बस इतना सा क्या है आपको बॉडी के अंदर ऊर्जा, मतलब मैं आ गया दम, आ गया। अब किसी को भी लगता है ना कि ये साइकोलॉजिकल है, वो अपना साइकोलॉजी का निकाल के वहम, आ जाओ बेशक, देख लो आपके सामने है, आप आ जाओ देख लो जिसने भी देखना है। नहीं वो साइकोलॉजिकल भी काम करता है डॉक्टर। अगर उसमें वेट, अगर आपके हाथ की जगह वहाँ पे 5 किलो का वेट लगा करके दोनों पोजीशन में चेक किया जाए, या 10 किलो का वेट लगा करके चेक किया जाए, तब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये फाइनली वो सही है, क्योंकि ये टेक्निक हमारे हाथ पे यूज हो चुका है, हमने करवा चुका है। हाँ। ये साइकोलॉजिकल ही ज्यादातर ही काम करता है, ऐसा मेरा अनुभव है। वेट 5 किलो और 10 किलो में और 5 ग्राम में और 50 ग्राम में नहीं फर्क होता, नहीं 50 ग्राम डालो ना फिर तो पैरेलल में। आप हाथ लगाते हैं, ये टेक्निक भी है, क्योंकि कुछ लोग रेडिएशन भेजते हैं जब, उसमें वो टेक्निक यूज करते हैं। माउथ का दिखाने का तरीका ऐसा है कि हम लगाते हैं बल, बट वो लगता ही नहीं है। अरे नहीं, आप आओ, आप आ जाओ, आप देखो, आपको फील होगा। बेसिकली क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सिर्फ मोबाइल के केस में नहीं होता है। आप अपने तुलसा जी का पत्ता हाथ में ले लो और साथ में मोबाइल ले लो, सिर्फ एक पत्ता तुलसा जी का और 2 पत्ते, और उस मोबाइल के साथ आप डाल लो, आपका नहीं होगा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। सिर्फ मिट्टी ले लो, जमीन की मिट्टी, जो मतलब जिसमें केमिकल नहीं पड़ा है, वो मिट्टी उठा करके आप अपनी पॉकेट में डाल लो फोन के साथ, तो भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ मिट्टी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आप बॉटल का पानी पी रहे हो ना, बॉटल का पानी आपके पास है क्या, बॉटल की एक घूंट पानी पीने से भी यही इंपैक्ट पड़ता है। और इस बॉटल के एक घूंट पानी के अंदर आप अपने घर के चूल्हे की राख डाल दो, खाली 1 चम्मच, उससे आपका एनर्जी लेवल वापस बना दो। मतलब मैं तो वो पंचगव्य की, गौ माता के उस उपले की, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके चूल्हे की राख, मतलब इतनी कमाल की होती है। हाँ, अरे उसकी लकड़ी की, कोयले की नहीं। जो चीज आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, जो आपके लिए हेल्दी है, वो आप अपने हाथ में लेकर के ट्राई करो। 1 किलो 5 किलो नहीं, मात्र 2 पत्ते ले लो आप। एक बार पत्ता वो लेके देखो जो हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड पौधा है उसके पत्ते, और एक जो ओरिजिनल पौधा है उसके पत्ते। अगर वो चेक भी करना है तो ये एक बड़ा बढ़िया टेस्टिंग अपनी बॉडी से डॉक्टर साहब, हम हाथ की बात कर रहे हैं, है। हाथ का जो आप भार लगा रहे हैं ना, आपका हाथ भार लगाकर नहीं दबाएगा, उसकी जगह पे कोई वेट लगाया जाए और फिर एक किया जाए, डिफाइन किया जाए। वो समझ गया मैं, वो समझ गया। वो लोगों को लगेगा कि साइकोलॉजिकल है, इसी हाथ पे, जी इसी हाथ पे आपका हाथ नहीं लगाया जाएगा, उस जगह पे 5 किलो 10 किलो वेट लगा सकते, क्योंकि हमने इसका ट्रायल कर चुके हैं। नहीं देखो, इसमें मैं बताता हूं, फोर्स बराबर का मैं इसका वो देता हूं आर्गुमेंट। मैंने नहीं कहा कि मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं कि कम लगा रहा हूं, किस टाइम पे मैं ज्यादा लगा रहा हूं, किस टाइम कम लगा रहा हूं। वो जो कैंडिडेट यहां खड़ा है, उसके यहां फील हो रहा है, उसको पता लग रहा है कि मैं पहली बार में मेरे पास ज्यादा है, फिर दूसरी बार में कम है। तो ये हो सकता है कि दूसरी बार में उसने पहली बार सारा लगा दिया, अब उस बचा नहीं मान लो, लेकिन तीसरी बार में दोबारा कहां से आया। इसका कॉन्सेप्ट एक बार मैं डॉक्टर अपने जो शिवदर्शन मलिक जी हैं, मैं हाँ 2019 में मैं गया था। अब ईएमएफ के बाद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ मैं, थोड़ी सी जानकारी में